हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे समन किए गए मॉन्स्टर से जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी। पर उसके सामने आते ही उसका मास्टर खुशी से झूम उठा। उसने उसे गले लगाया तो सब हंसने लगे। उसे बेवकूफ़ कहकर वे लोग भी उसे डांट रहे थे जिन्हें उससे बड़ी उम्मीदें थीं, जैसे उसके टीचर। सबने कहा कि उसने अपना टैलेंट बर्बाद कर दिया। वो बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। फिर उसने सब बेचकर 5 टन मॉन्स्टर का मीट खरीद सके। ये सब उस पिल्ले को खिलाने और उसकी छुपी ताकत को जगाने के लिए था। जैसे ही उसने उसके छोटे सिर को सहलाया, दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट नोटिफिकेशन गूंजा, वफादारी अटूट है, कभी धोखा नहीं देना। जब लाइफ बॉन्ड बनाने का विकल्प आया, उसने तुरंत हाँ चुन लिया। भले ही एक असहनीय दर्द से ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा चीर दी गई हो। वो दर्द से चिल्लाता हुआ गिर पड़ा, जबकि क्लासमेट्स ने सोचा कि वो दबाव में आकर पूरी तरह टूट चुका है और उसका मजाक उड़ाते रहे। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ल्यूरुयन उसके पास आई। उसने नकली माफी भरे लहजे में उनके भविष्य और सामाजिक स्टेटस की बात करते हुए समझाया कि एक हाई रैंकिंग लांसर उसके साथ टीम बनाने को तैयार है, इसीलिए वो उसे छोड़ रही है। सच कहें तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रही थी। वो खड़ा हुआ और बेफिक्री से बोला कि कोई बात नहीं। उसके इस ठंडे जवाब ने उसे चौंका दिया। जो सफाई उसने सोच रखी थी वो उसके गले में ही अटक गई और इतनी आसानी से ठुकराए जाने की चिढ़ में बदल गई। वो गुस्से में मुंह फुलाकर बिना दोबारा देखे चली गई। वहीं पास ही एक और लड़की नफरत से ये सब देख रही थी। उसे लगा कि वो बस शांत होने का नाटक कर रहा है। उसने रेयान से कहा कि उसे इतना झुकने की जरूरत नहीं। छोटे बीमार कुत्ते वाले इस लड़के की कोई औकात नहीं। पर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि उनके बॉन्ड से पिल्ले ने एक भयानक शक्ति जगा ली थी। ये ट्रिपल एस रैंक की ताकत ग्लटनी थी, जिससे वो जो भी खाए उसे शुद्ध ऊर्जा में बदल सकता था। सभी सीमाओं को तोड़ते हुए वो लगातार बढ़ और इवॉल्व हो सकता था। ऐसा लगता है कि इस रस्म का वो दर्द इस इनाम के आगे कुछ भी नहीं था। इस दुनिया में ट्रिपल एस ताकत वाले लोग इतने अनोखे हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है और सरकार उनकी कड़ी सुरक्षा करती है। इसकी वजह है उनकी बेहिसाब ताकत। उसने उस छोटे काले कुत्ते को उठाया और अपने चेहरे के पास लाकर देखा। उसने उसका नाम हेमिंग रखा और कहा कि अब काम शुरू करने का समय है। हेमिंग ने प्यार से उसे चाटा और खुश दिखा। उसने उसे एक स्टेक फेंका जो पलक झपकते ही गायब हो गया, क्योंकि वो मीट खाने लगा। जैसे ही इवोल्यूशन वैल्यू में 0.5 बढ़ने का नोटिफिकेशन आया, हेमिंग का शरीर थोड़ा बड़ा हो गया। उसकी हर बेसिक ताकत 1 पॉइंट बढ़ गई और ये तो सिर्फ एक साधारण स्टेक का असर था। हम बस कल्पना कर सकते हैं कि अगर उसने और खाया तो क्या होगा। इस अनोखी ताकत के विचार से उसका दिल धड़कने लगा और तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी शारीरिक ताकत भी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगा जैसे उसके चीट कोड ने ऊर्जा को सीधे उसके शरीर में ट्रांसफर कर दिया। उसने 60 लाख खर्च करके 5 टन म्यूटेटेड मीट खरीदा। फिर दिमाग के एक इशारे से उसने हेमिंग को बुला लिया। ताजे मीट का ढेर देखकर उस पिल्ले के अंदर एक पुरानी और गहरी भूख जाग उठी। उसने बिना वक्त गंवाए उसे खाना शुरू कर दिया और उसके हर निवाले को ताकत में बदलने लगा। जैसे जैसे वो खाता गया, हेमिंग के शरीर में असीमित ऊर्जा भर गई और उसका साइज तेजी से बढ़ने लगा। इसी बीच हमारे हीरो को अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस हुई। आधे घंटे बाद हेमिंग का शरीर 2 मीटर से ज्यादा बड़ा हो गया। उसके मास्टर के सारे एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट बढ़ गए, जो एक एलीट लेवल था। ताकत पाने का ये चीटिंग जैसा तरीका दूसरों के साथ के अंतर को खत्म कर देगा। उसने बिना झिझक इवोल्यूशन बटन दबा दिया। कंफर्म करते ही हेमिंग के अंदर छिपी भयानक ताकत कांप उठी और उसमें से काली विनाशकारी इवोल्यूशनरी पावर बहने लगी। सेल्स बनते और जीन्स बदले, जिससे उसकी लाइफ फोर्स बढ़ गई। नोटिफिकेशन ने बधाई दी, हेमिंग को रप्चर स्किल मिल चुकी थी। पर इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि हेमिंग ने एक नया टैलेंट जाइंटिफिकेशन भी हासिल कर लिया, जिससे उसका साइज 3 गुना और ताकत तथा डिफेंस 300% बढ़ गए। भले ही स्पीड आधी हो गई। इस इवोल्यूशन से हेमिंग के सारे एट्रीब्यूट्स 50 के पार पहुंच गए और ये सिर्फ लेवल 1 पर था। सच कहें तो बड़े से बड़े मॉन्स्टर भी इसके सामने कुछ नहीं थे। इंसान इन्हें 4 रैंक में बांटते हैं: कॉमन, मिड, हाई और टॉप। एस रैंक टैलेंट हाई टियर में आते हैं, जबकि डबल एस रैंक टॉप पर। लेकिन ट्रिपल एस रैंक वाला मॉन्स्टर तो इस साम्राज्य में पहले कभी नहीं दिखा था। इसके बाद वो हेमिंग को घर ले गया, यह सोचने के लिए कि कल कैसे विरोधी मिलेंगे। अगले दिन कॉलेज एग्जाम के लिए मैदान में भीड़ जुटी थी, जहां लुवेन सभी छात्रों को जरूरी जानकारियां दे रहे थे। इस साल कई बड़े स्कूलों के छात्रों को एक साथ रखा गया था, जिससे कंपटीशन का दबाव बहुत बढ़ गया था। यहाँ तक कि हमेशा बेखौफ रहने वाला लुओलियांग भी अब घबराहट से पसीने पसीने हो रहा था। अभी एक ताना मारती आवाज आई, चिनलिन, तुम आए ही क्यों? बेइज्जती कराने से अच्छा है घर लौट जाओ। आखिर एक पुरानी कहावत है कि अगर मुकाबला नहीं करोगे तो खुद से कह सकोगे कि तुम हारे नहीं। बोलने वाला हिचाओ नाम का लड़का था, जिसके बगल में लू रुयान खड़ी थी। उसका सुंदर शरीर मेज की पोशाक में ढका हुआ था। वे साफ तौर पर आने वाले ट्रायल के पार्टनर थे। चिनलिन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी घंटी बजी और बड़े कांसे के दरवाजे खुले, जिनसे अचानक एक ठंडी हवा निकली। छात्र तुरंत डंजन की जानकारी देखने लगे। सच कहें तो माहौल में भारी तनाव था। एक छात्र रो पड़ा, हम खत्म हो गए। हमारे स्कूल को बोन बेयरिंग फॉरेस्ट मिला है, जिसका फेलियर रेट सबसे ज्यादा है। दूसरा बोला, रोना बंद करो,
सारे डंजन मुश्किल होते हैं। तीसरे स्कूल को आसान मिला है, इसीलिए तुम्हें कोई परवाह नहीं है। घबराहट देखकर लुवेन ने बच्चों को चेतावनी दी कि उस जंगल का रास्ता बहुत जटिल और घना है। उन्हें घात लगाकर होने वाले हमलों से बचना होगा। उसने बताया कि वहां के मॉन्स्टर्स माहिर हैं अंधेरे में छिपकर सही मौके का इंतजार करने में। सिस्टम उनका स्कोर लाइव अपडेट करेगा। तभी दूसरी घंटी बजी, जिससे परीक्षा की शुरुआत हुई। तभी एक खूबसूरत लड़की जिसके सफेद आर्मर और नीले बाल थे प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ी। वो स्कूल 3 की सूलिंग शू थी, जो डंजन में अकेले ही जा रही थी। तभी हमें लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि टीम बड़ी होने से व्यक्तिगत स्कोर घट जाते हैं। जो वाकई ताकतवर हैं वे अकेले जाना पसंद करते हैं ताकि पहले नंबर पर आ सकें। बाहर खड़े छात्र इस पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच चिनलिन ने कनेक्शन ऑन किया और वो एक सफेद रोशनी से घिर गया। उसने भी इस डंजन का अकेले सामना करने का फैसला किया था। सभी छात्रों के जाने के बाद लेवल 20 के एक शख्स ने हाथ के इशारे से 4 बड़ी पानी की स्क्रीन चालू की, जिससे अंदर का नजारा दिखने लगा। तभी अचानक एक सफेद रोशनी दिखाई दी। स्कूल 2 के एक छात्र ने हार मान ली और बाहर आ गया। उस स्कूल के टीचरों ने एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिए। वहां हर तरफ एक अजीब सन्नाटा छा गया, क्योंकि कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे ली मिंगजी का चेहरा उतर गया। बिना कुछ कहे वो स्क्रीन को देखने लगा, जहां अब एक अकेला लड़का आगे बढ़ रहा था। एक घने जंगल में हम चिनलिन को सावधानी से आगे बढ़ते देखते हैं, जो अपनी अनुभवी आंखों से नजर रख रहा था। लुआन समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उसे साधारण समनर समझता था, या शायद वो वैसा ही था। डंजन के अंदर थोड़े चक्कर आने के बाद चिनलिन संभला। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। उसने एक पल भी नहीं गंवाया और आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया, और हवा से 1 मीटर लंबी छड़ी उसकी हथेली में आ गई। तभी ऊपर से एक बाल्टी जितना मोटा हरे रंग का कीड़ा झपटा, जिसका बड़ा मुंह खुला था और उसमें नुकीले और डरावने दांत थे। चिनलिन ने अपनी छड़ी का दूसरा छोर पकड़ा और सफेद रोशनी ने कीड़े के शरीर को चीर दिया। वो कटी पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ा और स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया कि उसने जहरीले कीड़े को मार गिराया है। उसी वक्त उसकी कलाई का डिवाइस नए स्कोर से चमक उठा, जिससे बाहर खड़े दर्शक हैरान रह गए। क्या वो एक समनर था? ऐसी फुर्ती और स्पीड तो केवल हाई एजिलिटी वालों की होती है। ल्यूवेन भी हैरान था। भले ही चिनलिन ने पहले अच्छा किया हो, पर यह स्तर बिल्कुल अलग था। कीड़े को मारकर चिनलिन आगे बढ़ा, जहाँ डरावनी आवाजें आ रही थीं। तभी हरे रंग के बदसूरत जीवों का झुंड आया, जिन पर उसने तुरंत इन गॉब्लिन्स को पहचान लिया। किताबों में इन्हें बेहद खूंखार और भूखा होने पर अपनों को ही खा जाने वाला जीव बताया गया था। उसके हिसाब से वे लगभग 50 थे, या शायद 60। इतने बड़े झुंड से अकेले बचना नामुमकिन था, इसलिए उसने मन ही मन हाइमिंग को पुकारा, और तभी जंगल में एक डरावनी भेड़िए की गूंज सुनाई दी। हाइमिंग की ठंडी निगाहें आगे बढ़ते गॉब्लिन्स पर टिक गईं। उसके नुकीले दांत मौत का इशारा कर रहे थे। वह भेड़िया तोप के गोले की तरह झपटा और उसने लीडर का सिर कुचल दिया और उसे पीछे खड़े साथियों पर फेंक दिया। दोनों तरफ के गॉब्लिन्स चीखते हुए अपनी पूरी ताकत से हथियार चलाने लगे, जिससे हड्डियों के नुकीले टुकड़े हाइमिंग की पीठ पर तेजी से लगे। वह हड्डी तुरंत टूट गई जब हाइमिंग के पंजे ने एक गॉब्लिन का सिर बेरहमी से कुचल दिया। दबाव से उसका सिर फट गया और वह भेड़िया बिना परवाह किए तबाही मचाने लगा। इस कुदरती कहर को देखकर उन बेवकूफ गॉब्लिन्स के मन में भी खौफ बैठ गया। वे हमला रोककर भागने लगे, लेकिन वह किसी एक को भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने हाइमिंग को उनका शिकार करने भेजा और खुद बचे हुए गॉब्लिन पर टूट पड़ा। बाहर खड़ी भीड़ ये खूनी खेल देखकर दंग रह गई कि क्या उनके स्कूल में ऐसा सीनियर है। उसके बुलाए जीव का ताकतवर होना अलग था, पर उसकी अपनी ताकत हैरान करने वाली थी, मानो वह बेईमानी कर रहा हो। अभी सिर्फ 10 मिनट पहले की ही तो बात थी, जब सबको लगा कि उसका खेल खत्म हो चुका है। तब उसने और उसके भेड़िए ने पूरे झुंड का सफाया कर दिया। इसे देखकर ली मिंगजी के चेहरे पर आखिरकार राहत की सांस आई। इस स्तर पर पहुंचने के लिए उसके पास कम से कम बी रैंक की प्रतिभा होनी चाहिए। टीचर सोचने लगे कि क्या स्कूल को कोई जीनियस मिल गया है, और ली मिंगजी ने तुरंत रैंकिंग चेक की। चुनलिन का स्कोर 560 अंकों पर पहुंच चुका था। वह स्कूल में पहले नंबर पर था। हालांकि तीसरे हाई स्कूल की सूलिन शुएट इससे भी आगे थी। उसके 830 अंक थे। यह सुनकर टीचर हैरान रह गए। उन्हें डंजियन में गए अभी 20 मिनट भी नहीं हुए थे। इस रफ्तार से वो पूरे राज्य में टॉप कर सकती थी। डंजियन के अंदर गॉब्लिन्स के शवों से रोशनी निकली और चुनलिन में समा गई, जिससे उसका लेवल 2 हो गया। हालांकि उसकी स्पिरिट ताकत सिर्फ 5 अंक ही बढ़ी, जो एक साधारण क्लास की सीमाओं को दर्शाता था। फिर भी वह जानता था कि इस अंतर को पाटने के लिए वह हाइमिंग की मदद से अपने साथियों से आगे निकल जाएगा। उसका स्कोर पासिंग मार्क तक तो पहुंच गया था, पर असली चुनौती टॉप यूनिवर्सिटी में जगह बनाने की थी। चूंकि गॉब्लिन झुंड में रहते हैं, इसीलिए उनका घोंसला भी कहीं पास ही होना था। 10 मिनट बीत गए और एक भी मॉन्स्टर सामने नहीं आया, जिससे उसका शक पक्का हो गया कि आगे कुछ बड़ा खतरा है। भले ही इसे डंजियन कहा जाए, पर यह एक अलग ही अनोखी दुनिया लगती थी, जहाँ सब कुछ प्राकृतिक नियमों के हिसाब से चलता था। अचानक हवा में हड्डियों से बने कई भाले तैरते हुए आए और हर दिशा से गॉब्लिन्स का एक नया झुंड बाहर निकलने लगा।
वे हथियार लहराते हुए आगे बढ़े, पर चुनलिन के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने तुरंत अपनी स्टाफ को तलवार में बदला और एक ही झटके में एक का सिर उड़ा दिया। उसका ध्यान अब बिल्कुल सटीक था। वो बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ा और हमलों से बचते हुए उन कमजोर गॉब्लिन्स को गाजर मूली की तरह काटने लगा। उसकी तलवार काल बन चुकी थी। इस वक्त वो हवा में तैरती किसी तितली जैसा लग रहा था, जिसके पंख साक्षात मौत के हथियार हों। जंग का यह खूबसूरत और कलात्मक अंदाज देखकर बाहर बैठे दर्शक पूरी तरह हैरान थे। टीचर और छात्र सभी सुखद आश्चर्य से उसे देख रहे थे। उसकी तकनीक कमाल की थी, जो उसकी कड़ी मेहनत को दर्शाती थी। उसकी तलवारबाजी इतनी सटीक थी कि हर वार सीधे निशाने पर था। हर एक का गला सफाई से कटा था। अब तक भीड़ ने बाकी सबको देखना छोड़ दिया था। हर आंख सिर्फ चुनलिन पर टिकी थी। लुवेन भी अविश्वास से अपना मुंह ताकने लगा। हाई स्कूल के 3 सालों में उसने कभी चुनलिन को तलवार छूते भी नहीं देखा था। ऐसा लगा मानो वो अपनी असली ताकत छिपा रहा था। लेकिन तभी वहां तेरे खूंखार गॉब्लिन्स आ धमके, जो सभी लेवल 6 के थे। रुको, वहां आग और बर्फ वाले गॉब्लिन भी थे। सच कहें तो अकेले इस घोंसले पर हमला करना बेहद खतरनाक था। टीचर भी अब फिक्र करने लगे थे। उनकी चिंता तब और बढ़ गई जब गॉब्लिन्स ने मिलकर हमला करना शुरू किया। आग उगलने वाले गॉब्लिन्स के मंत्र पढ़ते ही हवा में मुट्ठी के आकार के कई आग के गोले तैरने लगे और वे सब एक साथ उसकी तरफ बढ़े। चुनलिन लपटों से बचने के लिए पीछे हटा, लेकिन बाकी गॉब्लिन्स ने मौका देखकर हमला कर दिया। उसने एक हड्डी के भाले से सिर बचाया और बिजली की तेजी से एक गॉब्लिन का गला दबोच लिया। उसने उसे सीधे सामने से आ रहे आग के गोले की तरफ फेंक दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और वह गॉब्लिन जल गया। वह इंसानी गुलेल की तरह छोटे गॉब्लिन्स को फेंकने लगा ताकि पीछे खड़े जादुई गॉब्लिन्स को मारा जा सके। बाहर से देख रहे छात्र उसकी इस अनोखी तकनीक को देखकर पूरी तरह दंग रह गए। यहाँ तक कि उसका टीचर लुवेन भी चुपचाप उसे देखता रह गया। उसने कभी लड़ने का यह तरीका नहीं सिखाया था। उधर चुनलिन ने उन जादुई गॉब्लिन्स को चकरा कर रख दिया था। उसके इस हमले से वे खुद अपनों पर ही वार कर बैठते या फिर सीधे मौत के मुंह में चले जाते। इस अफरा तफरी के बीच चुनलिन पीछे तक पहुंच गया और एक एक कर सबको मारने लगा। 100 गॉब्लिन्स में से अब सिर्फ कुछ ही बचे थे, जिनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस बार उसने उन्हें नहीं मारा, बल्कि उनका पीछा करने का फैसला किया ताकि वह उनके मुख्य घोंसले को तबाह कर सके। एक अंधेरी गुफा में जाते ही दीवारों से कुछ हरी परछाइयां उस पर झपटी। उसने अपनी छड़ी में छिपी तलवार पर पकड़ मजबूत की और पूरे भरोसे के साथ वार करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बचे हुए 2 गॉब्लिन हाइमिंग की नजरों से नहीं बच पाए। भेड़िए ने एक ही झटके में उन्हें चबाकर निगल लिया। ये उसके लिए बढ़िया नाश्ता था। तभी गुफा के मोड़ पर आग की कई रोशनी दिखी, जिसे देख उसके चेहरे के हाव भाव बदले और वह पीछे हटा, क्योंकि दीवार पर भयानक जीव रेंग रहे थे। गंभीर चेहरे के साथ उसने हाइमिंग को आवाज दी और भेड़िए का शरीर तेजी से बड़ा होने लगा। अपने इस रूप के साथ वो आगे बढ़ा और उसने गॉब्लिन्स को हवा में उड़ा दिया। इससे बचे हुए गॉब्लिन्स में अफरा तफरी मच गई। हाइमिंग ने अपना भारी पंजा मारकर उन्हें कुचल डाला। ठीक उसी पल गुफा में एक दहला देने वाली गर्जना गूंज उठी, जो रूह कंपा देने वाली थी। उस आवाज ने हवा में एक अजीब सा कंपन पैदा कर दिया, जो नए खतरे का संकेत था। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सामने खुद बॉस खड़ा था। चुनलिन ने तुरंत अपनी ब्लडलस्ट स्किल चालू कर दी और दोनों एक भयंकर मुकाबले में उलझ गए। यह शोर दूर दूर तक फैल गया, जिससे पास की 3 लोगों की टीम सोचने पर मजबूर हो गई कि कौन पागल अकेले ही बॉस से लड़ रहा है। वह मदद करने और इनाम बांटने के इरादे से वहां पहुंचे, पर चुनलिन को अकेला लड़ता देख उनके कदम वहीं के वहीं थम गए। उसने अपनी तलवार से आखिरी वार किया, जिससे बॉस की लाइफ सीधे 1 से 0 पर आ गई। दर्शक बने छात्र हैरान थे, जिनमें लू लियांग और लू रुयान भी अविश्वास से देख रहे थे कि कैसे वो छोटा भेड़िया सिर्फ एक दिन में इतना बदल गया। तभी एलिट क्लास की 4 लोगों की टीम शाओ हुआंग के नेतृत्व में वहां आई, जो स्कूल के इस धुरंधर को देख हैरान थे। भेड़िए के घावों को देखकर शाओ ने मदद की पेशकश की और बताया कि उनकी टीम में एक बेहतरीन हीलर है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पीछे खड़ी लड़की ने उसे धीरे से लात मारी, जिससे चुनलिन ने मदद लेने से साफ मना कर दिया। वे लोग जाने के लिए मुड़े ही थे कि उनकी नजर चुनलिन के स्कोर पर पड़ी, जो 5320 अंक था। वे पूरी तरह अवाक रह गए। तभी लू रुयान शर्माते हुए आगे बढ़ी, लेकिन हाइमिंग की लाल आंखों ने उसे डरा दिया। भेड़िए की उस घूरती निगाह से उसके पैर कांपने लगे, मानो वो बर्फ में जम गई हो। दूसरी तरफ चुनलिन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह दोबारा उसकी बातों में नहीं आने वाला था और अपने भेड़िए को खिलाने वापस गुफा में चला गया। और बाकी बचे राक्षसों को खाकर भेड़िया और भी ताकतवर हो जाता है। तभी ऊर्जा की एक परत उसे घेर लेती है, जो इशारा करती है कि यह विकास पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। हम सोच रहे हैं कि बाहर आने पर उसकी ताकत क्या होगी। जल्द ही चमकीली रोशनी को चीरते हुए हेइमिंग बाहर आती है। उसका आकार पहले से बड़ा हो चुका है और उसके बाल बर्फीले गहरे नीले रंग के हो गए हैं। उसने 2 नए कौशल, डर पैदा करना और आग की लपटें हासिल किए हैं। यहाँ तक कि उसकी काबिलियत भी बढ़ गई है। परीक्षा में सिर्फ 1 घंटा बचा है और चुनलिन फिर से सफर पर निकल पड़ता है। सवारी करते हुए हेइमिंग के ऊपर बैठकर वो और राक्षसों के ठिकानों की तलाश करता है। 10 मिनट के भीतर वे एक और बॉस के इलाके में पहुंच जाते हैं। यह 15वें लेवल का मुड़ा हुआ पेड़ राजा है, जिसे बाहर से देखा जा सकता है।
ली मिंगजी ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि वह जानता है कि यह जीव कितना खतरनाक है। इस पेड़ राजा की ताकत ट्रोल से दोगुनी है, फिर भी चुनलिन सिर्फ चौथे लेवल पर है। ये वाकई एक बहुत ही साहसिक कदम है। ताकत का इतना बड़ा अंतर पूरे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। तहखाने के अंदर जैसे ही वो कीचड़ भरी जमीन पर कदम रखता है, लाल आंखें जाग उठती हैं और पेड़ों के बड़े तने फटने लगते हैं। उनके मुंह की तरह दिखने वाले तने खुद को जड़ से उखाड़ लेते हैं और घुसपैठिए पर हमला करते हैं। चुनलिन बिना किसी डर के आगे बढ़ता है और लाठी से तलवार निकालकर 5 जोरदार प्रहार करता है। पलक झपकते ही वह इतनी तेजी से चलता है कि उसकी परछाई पीछे रह जाती है। वह टहनियों को तुरंत काटता है और ठंडे इरादे से पास के राक्षस पेड़ की तरफ बढ़कर अपनी तलवार सीधे उसके अंदर घोंप देता है। उस जीव के खुले मुंह से रस बहने लगता है और उसकी लाइफ बार गायब हो जाती है। वह राक्षस पेड़ गिर पड़ता है और अपने साथी का ऐसा खौफनाक अंत देखकर बाकी राक्षस गुस्से में आगे बढ़ने लगते हैं। वे अपने दांत पीसते और पंजे लहराते हुए हमला करते हैं। हे यिमिंग दहाड़ मारते हुए एक पेड़ को फाड़ देती है, जिसके बाद उसके शरीर से काली लपटें निकलती हैं और पूरे इलाके को आग की चपेट में ले लेती हैं। यह आग तेजी से फैलती है, जिससे वे राक्षस दर्द से तड़पते हुए चीखने लगते हैं। वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वे इस काली आग को बुझा नहीं पाते, जो उनकी जान खींचती हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये आग उनकी जीवन ऊर्जा को ही खा रही है। खुद चुनलिन भी ये देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है। उसने नहीं सोचा था कि हे यिमिंग की आग इतनी विनाशकारी होगी जो उन्हें राख बना देगी। जैसे ही आग का वह काला समंदर हे यिमिंग के शरीर में वापस लौटता है, हमें पता चलता है कि ये लपटें उसे बिना खाए सीधे ऊर्जा सोखने की ताकत देती हैं। बहुत ही कम समय में हे यिमिंग और चोन 1124 स्कोर के साथ अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को बहुत पीछे छोड़ते हुए तभी अचानक जमीन फटती है और इंसान के हाथ जितनी मोटी अनगिनत सुनहरी टहनियां कातिलाना अंदाज में हमला कर देती हैं। गला घोंटने वाली उस अफरा तफरी के बीच दूर से एक भयानक दहाड़ गूंजती है। तभी सैकड़ों दैत्य बाहर आते हैं और उनके बीच एक 100 मीटर ऊंचा विशालकाय ट्री किंग धीरे धीरे सामने आता है। चैनलिन चुपचाप एक कदम पीछे हटता है। भले ही उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स अब 50 पॉइंट से ज्यादा हैं, पर वो जानता है कि सीधा मुकाबला तबाही लाएगा। उसे अपनी सीमाओं का बहुत अच्छे से अंदाजा है, इसलिए वो हे यिमिंग को आगे भेजता है, क्योंकि वो जानता है कि ताकतवर दुश्मनों से निपटने के लिए समन ही सही है। आंखों में गुस्से की चमक लिख हे यिमिंग अपनी काली आंख सुलगाकर उस टेढ़े मेढ़े ट्री किंग पर अपने सबसे ताकतवर रूप में टूट पड़ती है। वो विशाल राजा बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ अपनी सुनहरी टहनियों को उस भेड़िए पर वार करने का हुक्म देता है, पर हे यिमिंग इस हमले को नजरअंदाज कर देती है। वो सीधे नुकसान झेलते हुए उस टेढ़े मेढ़े ट्री किंग के मुख्य तने की तरफ तेजी से दौड़ती है। उसके पहने पंजों पर काली रोशनी चमकती है और वो उन्हें पूरी ताकत से चलाकर पेड़ की छाल फाड़ देती है। पेड़ के शरीर से छाल के बड़े बड़े टुकड़े उखड़ जाते हैं। दर्द से कराते हुए ट्री किंग हर तरफ से अपनी टहनियों से हमला करता है, फिर भी हे यिमिंग जख्म खाकर भी जानलेवा वार करना जारी रखती है। जैसे ही काली आग उसके तने पर रेंगने लगती है, ट्री किंग की आंखों में खौफ छा जाता है। उसे अपनी जिंदगी खत्म होती महसूस होती है और डर के मारे वो टेढ़ा मेढ़ा राजा वहां से भागने की नाकाम कोशिश करता है। लेकिन हे यिमिंग दहाड़ती है और उसकी काली आग उसे जंजीरों की तरह जकड़ लेती है। उसका हमला तूफानी बारिश की तरह बेरहम हो जाता है। इसी बीच शाओ हुयांग और उसके 3 साथी मदद के लिए वहां पहुंचते हैं, पर वो वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। इस नज़ारे को देखकर वे पूरी तरह हैरान हैं। सच कहें तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो लेवल 15 का टेढ़ा मेढ़ा ट्री किंग वहां पूरी तरह पस्त हो रहा था। शिनलिन उनके आने पर थोड़ा हैरान होता है। तभी एक बहुत तेज आवाज गूंजती है। वो विशाल जीव आखिरकार गिर पड़ता है और ट्विस्टेड ट्री किंग हार जाता है। तभी एक सफेद रोशनी चनलिन को घेर लेती है और उसका लेवल फिर से बढ़ जाता है। जैसे ही चनलिन लेवल 8 पर पहुंचता है, उसका स्कोर 3000 पॉइंट्स और बढ़ जाता है। वो आराम से बाकी चारों से कहता है कि वे बचे हुए राक्षस ले सकते हैं। म्याओ शानशान हैरान खड़ी सोच रही है कि क्या पॉइंट्स कमाना हमेशा इतना आसान होता है। सिर्फ 10 मिनट में उसका स्कोर एलिट लेवल पर पहुंच चुका है और उसने पहले ही पार कर लिया है टॉप एकेडमिक्स की कम से कम शर्तों को, जिसके लिए बाकी लोगों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। हे यिमिंग का खौफ इतना ज्यादा है कि बचे हुए ट्रेनिस पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं करते। जैसे ही काली आग वापस उस भेड़िए के शरीर में समाती है, वो अपने सामान्य रूप में 7 मीटर लंबी हो जाती है। वहीं चनलिन के सारे बेसिक एट्रीब्यूट 70 पार कर जाते हैं और वो लेवल 10 पर पहुंच जाता है। अब वो अपने पहले जॉब एडवांसमेंट के लिए तैयार है। इसी के साथ उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी खत्म होता है। जैसे ही डंजन जबरन टेलीपोर्ट करना शुरू करता है, अनगिनत छात्र बैत के बड़े से प्लाजा में वापस आ जाते हैं। सफेद रोशनी के बीच उठती तालियों की गड़गड़ाहट उनका स्वागत करती है। वहीं 7 मीटर लंबी हे यिमिंग शांत भाव से चनलिन के पास बैठी है। ली मिंगजी और बाकी टीचर्स यकीन नहीं कर पाते कि उसने सच में हासिल कर लिया है फर्स्ट रैंक, जो कुछ घंटे पहले नामुमकिन लग रहा था। उनके चेहरे उत्साह से लाल हैं। सच कहें तो उसकी इस कामयाबी का पैमाना बेहद हैरान करने वाला है और वे समझ चुके हैं कि वो अपने आप में एक अनोखा खिलाड़ी है, जिसने एक समनर के तौर पर सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एक अधिकारी ओल्ड लू से कहता है कि उन्हें एक बेहद होनहार छात्र मिला है और वो तुरंत मिलने की सलाह देता है।
ताकि वे तुरंत जाकर चनलिन का स्वागत कर सकें। ली मिंगजी अपनी बेताबी छुपा नहीं पाता और सबको उस लड़के की तरफ ले जाता है। वहीं मैदान के दूसरे कोने पर माहौल बिल्कुल अलग है, जहां लू रेन का चेहरा पछतावे से पीला पड़ गया है। उसने 1 घंटा पहले ही डंजन छोड़ दिया था और वो किसी अच्छे कॉलेज के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। ये सोचकर उसकी आंखों में गुस्सा भर आता है, जबकि पास ही उलिंगचू को तीसरे हाई स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल ने घेरा हुआ है। वे ठंडी आह भरते हुए अफसोस जता रहे हैं कि दूसरे हाई स्कूल की किस्मत कितनी अच्छी थी जो उन्हें ऐसा अद्भुत टैलेंट मिला। वे आपस में कह रहे हैं एलाइन ने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उसके 19,000 अंक भी काफी शानदार हैं। हालांकि वो दूसरे हाई स्कूल सेक्शन की तरफ खोई खोई सी देख रही है, जैसे उस हलचल को देखकर किसी सोच में डूब गई हो। इसी बीच हमारा नायक आगे की राह देख रहा है। वो अभी से अपनी अगली बड़ी चुनौती की कल्पना कर रहा है। घर लौटकर उसने अपनी माँ और बहन के साथ इस कामयाबी की खुशखबरी बांटी। पूरे प्रांत का टॉपर बनने पर मिला 10 लाख युआन का इनाम उसके खाते में आ चुका है, जिससे ये पक्का हो गया कि उसके परिवार को अब कभी पाई पाई के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। वो जल्द ही अपने पहले जॉब प्रमोशन की तैयारी के लिए कमरे में जाता है और बिना एक पल गंवाए वो रैंडमली चुने गए ट्रायल डंजियन में कदम रखता है। सिस्टम की घंटी बजते ही वो पल भर में कमरे से ओझल हो जाता है। उसे कोऑर्डिनेट 086994 की एक रहस्यमयी दुनिया सौंपी जाती है जो पूरी तरह खोखली हो चुकी है। ये बर्बादी की कगार पर खड़ी एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत की आखिरी सांसें चल रही हैं। क्या वो यहाँ तबाही लाएगा या फिर मसीहा बनेगा? तभी सिस्टम उसके सामने 2 विकल्प रखता है। पहला काम है 1000 कैलेमिटी बीस्ट को मारना और लोगों को बचाना। वहीं दूसरा काम है मदर बीस्ट की मदद करना ताकि वो सब कुछ निगलकर पूरी तरह शुद्ध कर सके इस बंजर जमीन को। यहाँ 10 लोग मौजूद हैं और पहले बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नियम बिल्कुल साफ हैं। अपनी दुनिया में लौटने से पहले उसे 24 घंटे में अपना रास्ता पूरा करना होगा। इस मरती हुई दुनिया में बिखरे हुए लोगों पर समय की सख्त पाबंदी है। दबाव बहुत ज्यादा है। हालांकि वो बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं दिखता। तभी अचानक शुनलिन खंडहरों के बीच प्रकट होता है। उसके माथे पर अब हल्की शिकन उभर आती है। जब वो इस तबाही को देखता है वो बिना सोचे पहला काम चुन लेता है। आखिरकार अगर मदर बीस्ट ही सब खा जाएगी तो हेइमिंग के लिए क्या बचेगा? तभी एक साया कांच के दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर गिरता है और कांच के अनगिनत टुकड़ों के बीच एक नाजुक सी लड़की जमीन पर आ गिरती है। तभी इमारत के अंधेरे से बिना खाल वाला खून जैसा लाल एक खूंखार दानव उसकी तरफ लपकता है। शिकारी दानव की नजरें उस बेबस लड़की पर जमी हैं। वो अपनी लंबी तलवार उठाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मौत का खौफ सामने देख वो घबराकर अपना चेहरा ढक लेती है। अचानक बिजली की एक कड़क दानव के सिर को धड़ से अलग कर देती है और वो बेजान मांस का ढेर बनकर गिर पड़ता है। वो अपना नाम शुनलिन बताता है, जबकि उस लड़की का नाम लियू है। सदमे में डूबा वो इस दुनिया के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी पास ही खतरे की एक चेतावनी गूंजती है और पीछे हटने का हुक्म मिलता है। लियू का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर भागने लगती है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, दूर से एक कार उड़ती हुई उनकी तरफ आती है। शुनलिन फुर्ती से उसे बचाकर पीछे खींचता है। वो टक्कर झेलने के लिए अपनी लाठी अड्डा देता है और उस उड़ती गाड़ी के जोरदार धक्के से रुकने से पहले वो कई मीटर पीछे घिसट जाता है। लियू अपना दर्द भूलकर घबराते हुए उसके पास पहुंचती है कि वो ठीक तो है। सच कहें तो ये उसकी एक बड़ी लापरवाही थी। वो अपना सिर झटककर खुद को संभालता है और सामने देखता है जहां नुकीले कांटों से भरा 2 पैरों वाला एक भयानक दानव खड़ा था। लियू उसे एक ब्लड डेमन बताती है और समझ जाती है कि बचना नामुमकिन है। उसकी उंगलियां कस जाती हैं अपनी तलवार की मूठ पर। जैसे ही वो दानव अपनी रफ्तार बढ़ाता है उसकी ताकत से जमीन फटने लगती है, लेकिन इससे पहले कि लियू कुछ समझ पाती एक साया बिजली की तरह खतरे की तरफ बढ़ जाता है। शुनलिन हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी लाठी में छिपी तलवार निकालता है और दानव के धारदार हाथों से टकराता है। एक तेज खनक के साथ वो ब्लड डेमन दहाड़ते हुए अपना दूसरा हाथ उसके सिर की तरफ घुमाता है। वो पूरी ताकत से उस वार को रोकता है और लियू को अपनी तलवार फेंकने को कहता है। बिना एक पल गंवाए लियू अपना हथियार उसकी तरफ उछाल देती है। अब असली लड़ाई शुरू होती है। दानव गुस्से में अपनी दोनों तलवारों को जानलेवा रफ्तार से घुमाते हुए आगे बढ़ता है। वो बिना किसी डर के दोनों हाथों में तलवारें थामे इस खूनी जंग में उतरता है, जहां पलक झपकते ही दर्जनों वार होते हैं। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे सिर्फ परछाइयां दिखती हैं। अनगिनत वारों के बाद आखिरकार उसे एक कमजोरी दिखती है। वो अपना सिर थोड़ा झुकाता है ताकि एक जानलेवा वॉर से बच सके, जबकि उसका बायां हाथ पहले ही तेजी से जवाबी हमला कर चुका था। इससे पहले कि दानव संभलता, तेज धार ने उसका हाथ काट दिया। उसकी तलवार अब उसके दिल को चीरती हुई पार निकल जाती है। लियू अपने दर्द करते हाथ को पकड़े हुए हैरान होकर उसके पास आती है। वो अविश्वास से पूछती है कि क्या वो इसी जगह का है, और एक हल्की मुस्कान के साथ वो उससे इस दुनिया के बारे में और बताने को कहता है। वो समझाती है कि ये दुष्ट ऊर्जा का असर है जो 1 महीने से फैली है
और लोगों को पागलपन की ओर धकेल रही है। जो इस दर्द को नहीं झेल पाते वे आखिरकार सिर्फ कत्लेआम करने वाले दानव बन जाते हैं। अब ये दुष्ट ऊर्जा फिर बदल रही है, यहाँ तक कि पहाड़ और नदियां भी इसके असर से विकृत होने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी दुनिया ही अपने लोगों के खिलाफ हो गई है। इंसानियत ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ जिंदा रहना नामुमकिन है। ये सुनकर शुनलिन को उनकी लाचारी का साफ अंदाजा हो जाता है। तभी कोने से करीब दर्जन भर लोगों का एक ग्रुप आता है जिनके चेहरों पर खौफ साफ था। उस लड़की को देखते ही ग्रुप की लीडर एक लंबी औरत लियू को भागने के लिए चिल्लाती है और तभी जमीन सैलाब की तरह कांपने लगती है। उनके ऊपर लाल रंग के घने बादल छा जाते हैं और अचानक हर तरफ से दिल दहला देने वाली दहाड़े गूंजने लगती हैं जो उन्हें पूरी तरह घेर लेती हैं। ऊंची इमारतों से दर्जनों दानव निकलते हैं। उनकी लाल आंखें लोगों पर टिकी थीं। जैसे ही लाल धुंध दम घोंटने वाली दीवार बनती है, दानव करीब आने लगते हैं और जैसे ही बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सबके दिलों में गहरी निराशा छाने लगती है। लीडर लुलू लियू को पास रहने को कहती है। वो शुनलिन को देखकर सोचती है कि वो कोई मामूली बचा हुआ इंसान है। वो उसकी अनदेखी कर सीधा आगे बढ़ने लगता है। वो चिल्लाकर पूछती है कि इतने सारे दानवों के सामने वो क्या करने जा रहा है। वो उस झुंड को देखकर मुस्कुराता है कि वो अकेला नहीं घिरा है बल्कि वे दानव घिरे हैं। अगर वो इन सबका सफाया कर दे तो उसका स्कोर आसमान छू जाएगा। तभी अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी फूटती है और एक विशाल आकृति आकार लेने लगती है। 7 मीटर ऊंचा हाइमिंग पल भर में सामने आ जाता है। उसकी दहाड़ आसमान में गूंजती है। जब वो दानवों को घूरता है वो तुरंत अपने विशालकाय रूप में आ जाता है और बढ़कर 28 मीटर का हो जाता है, जो आसपास की इमारतों से भी ऊंचा था। हाइमिंग इतनी ताकत से आगे बढ़ता है कि जमीन फट जाती है और वो खुद को आगे उछाल देता है किसी मिसाइल की तरह दानवों के झुंड पर। उसके ओरा की भयानक गर्मी के आगे दानव चंद सेकंड भी नहीं टिक पाते और तड़पकर दम तोड़ देते हैं। पीछे खड़े लोग हैरानी से जम जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दर्जनों दानव अचानक शुनलिन पर हमला करने बढ़ते हैं। ये देखकर लुलू चिल्लाकर चेतावनी देती है और उसकी मदद को बढ़ती है अपनी पूरी रफ्तार से। लेकिन अगले ही पल वो हैरान होकर वहीं रुक जाती है। पीछे हटने के बजाय वो अपनी दोनों तलवारों से दानवों को ऐसे चीरने लगता है जैसे वे कागज के टुकड़े हों। लुलू का मुंह खुला रह जाता है। उसमें कोई बदलाव नहीं था, इसलिए उसे कमजोर होना चाहिए था, लेकिन वो तो बेहद ताकतवर था। अचानक उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है। 6 महीने पहले वो ऐसे बिना बदले हुए ताकतवर इंसानों से मिली थी जो दानवों से भी ज्यादा खतरनाक थे। उन लोगों ने सुरक्षित ठिकानों को तबाह कर दिया था और भागने की कोशिश करने वालों के पैर तक तोड़ दिए थे। उसे आज भी उनके वो बेरहम शब्द याद हैं जो खुद को अपना कहते थे लेकिन दानवों जैसा काम करते थे। सच कहें तो वो उस धोखे को कभी नहीं भूली। लेकिन लियू कहती है कि शुनलिन अलग है, आखिर उसने 2 बार उसकी जान बचाई है। लुलू की घबराहट को भांपते हुए लियू उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लीडर अब भी उस अजनबी से दूर रहने की हिदायत देती है। इसके बावजूद लुलू गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में पुराना गुस्सा साफ था। वो इस मौके का फायदा उठाकर अपने ग्रुप को सुरक्षित निकालने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उनके ठीक सामने बिजली गिरती है और एक आवाज गूंजती है कि किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं है। पास की इमारत से एक लड़का बाहर आता है और मंत्र पढ़ते ही उसके चारों तरफ बिजली के गोले चमकने लगते हैं। ठीक उसी पल शुनलिन के तेवर बदल जाते हैं। वो समय रहते अपनी लंबी तलवार घुमाकर एक छिपे हुए खंजर को रोकता है। तभी तेज नैन नक्श वाली एक औरत धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आती है। उसकी तलवार शुनलिन के हथियार से टकराती है। जैसे ही वो सामने आती है शुनलिन बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार उसकी तरफ चला देता है, लेकिन वो कमजोर सी दिखने वाली औरत तुरंत गायब हो जाती है और कई मीटर दूर दिखाई देती है। बिना कुछ कहे वो पूरी ताकत से सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और सोचता है कि क्या उसके साथी भी बाहर आएंगे। उसके बोलते ही पास की इमारत से धधकती आग का एक बवंडर उठता है। दोनों ताकतें आपस में टकराती हैं, जिससे आग से घिरा एक हट्टा कट्टा आदमी सामने आता है। वो अविश्वास से अपनी जीभ दबाता है और पूछता है कि क्या शुनलिन सच में सिर्फ एक समनर है। शांत चेहरे के साथ शुनलिन अपनी तलवार से उस तपन को दूर धकेलता है। तभी अचानक अलग अलग दिशाओं से 4 और लोग बाहर आ जाते हैं। पुनर्जन्म वाले डंजन में दूसरों को मारना आमतौर पर एक अपराध माना जाता है, जिस पर इनाम होता है जब तक कि वो गुटों में न बंटा हो। वे हैरान है कि किसी ने ये पहला मिशन क्यों चुना और उसका मजाक उड़ाते हैं। जिंदा रहना नहीं जानता। उनके लिए दानवों का पलड़ा भारी था और समझदार इंसान जानता कि किसका साथ देना है। वे 6 लोग अब उसे एक शिकार की तरह घेर लेते हैं। शुनलिन बस उन्हें शांति से देखता है और पूछता है कि क्या उन्होंने कभी सुना है कि शिकारी अक्सर खुद को शिकार की तरह पेश करते हैं। वो समझाता है कि अगर उसे खुद पर भरोसा नहीं होता तो वो इतना खुलकर सामने नहीं आता, और चूंकि वे इतनी बातें कर रहे थे तो वो उन्हें एक तोहफा देता है, उनकी खुद की मौत। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। दावत तैयार है और हाइमिंग के खाने का समय हो गया है। तभी एक भयानक दहाड़ गूंजती है। सैकड़ों मीटर तक फैली काली लपटें उस विशाल काले भेड़िए की तरफ बढ़ती हैं और देखते ही देखते उसका शरीर और बड़ा होने लगता है। अब 28 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखता है।
वहां मौजूद हर शख्स अपनी रूह तक कांप उठता है जब वे उस काले भेड़िए को अपनी तरफ झपटते देखते हैं। पैरों से लेकर सिर तक एक सिरन दौड़ जाती है और उनके दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाते हैं। खौफ के भारी दबाव से वे लगभग सुन्न बन चुके थे। जैसे ही उस भेड़िए के विशाल पंजे उन्हें कुचलने वाले थे, 3 हमलावर किसी तरह अपना डर काबू कर अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। लेकिन वो आखिरी अभागा उस अभागे को चीखने तक का मौका नहीं मिला और विशाल भेड़िए ने उसे चीर-फाड़ डाला। ये देख बचे हुए लोगों के पसीने छूट गए। उन्होंने सोचा था कि उन्हें बस इस सम्मन को उलझा कर रखना है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि खुद समनर के पास उनके बराबर की ताकत होगी। सबसे बुरा तो यह था कि यह सम्मन न सिर्फ शारीरिक रूप से अजेय था, बल्कि उसके पास भयानक क्राउड कंट्रोल स्किल्स भी थी। उसे रोकना अब नामुमकिन लग रहा था। असली चुनौती तो 3 मिनट तक जिंदा रहने की थी। जैसे ही काला भैया अगले शिकार की तरफ बढ़ा, उस सुनहरे बालों वाले लक्के ने दांत पीसकर रहस्यमयी प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अभी भयानक बिजली की ककती लपेटें आपस में मिलकर आधा मीटर मोटी जंजीरें बन गईं, जिन्होंने तुरंत विशाल भैया के पैर और गर्दन जक लिए। वह चिल्लाया कि तुरंत समनर को मार दो, क्योंकि वह उसे सिर्फ 10 सेकंड तक ही रोक सकता है। अभी उस लक्के की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विशाल काले भैये ने एक जोरदार झटका दिया और बिजली की जंजीरें पल भर में टूट गईं। वह नौजवान सन्न रह गया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका फर्स्ट टीयर टैलेंट इतनी आसानी से कैसे टूट गया। सच कहूं तो उसे ज्यादा उम्मीद थी। इधर चिनलिन के मजबूत करने वाले जादू से हीमिंग की ताकत अचानक बढ़ गई। ये देखकर बाकी समझ गए कि अब बंटा पिलकली की पाती कले गई। आपने की मेगंडिक, अपना आखिरी इक्का निकालना ही होगा। हल्के कपों वाली वो औरत एक रूप बदलती परछाई में तब्दील हो गई, जबकि बाकी लोग उस भयानक दबाव के कारण पीछे हटने को मजबूर हो गए। भैये का साया उन्हें लगातार पीछे धकेलता जा रहा था, जिससे उनके लिए सांस लेना भी दूभर हो गया। तभी अचानक बर्फीले बालों वाली एक युवती बेहद खूबसूरती के साथ उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसके पैरों के नीचे की जमीन बर्फ बनने लगी। आसपास के सभी खूंखार जानवर तुरंत बर्फ की मूरत बन गए। तभी आग की लपटों से घिरा एक गठीला आदमी उसे रोकने के लिए तेजी से झपटा, जबकि बाकी 3 हमलावर चिनलिन को एक ही वार में ढेर करने की तैयारी करने लगे। लेकिन ठीक उसी पल पूरे मैदान में एक जोरदार दहा गूंजी। दरअसल एक टॉन्ट स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी, जिससे पल भर में ही उन तीनों हमलावरों ने अपना सिर घुमाया। उनकी आंखों में ढाल पके एक लंबे चौहे आदमी के लिए अंधा गुस्सा भरा था। तभी उन सुध बुध खो चुके तीनों लोगों के ठीक पीछे वह विशाल काला भैया आ खा हुआ और अगले ही पल उसके नुकीले पंजों ने उन्हें चीर दिया। इसके बाद हीमिंग मुहा और पास के स्वॉर्ड मास्टर पर झपटा, जबकि हरे कपों वाली औरत की तरफ नुकीले पत्थरों की बौछार होने लगी। उन पत्थरों ने उसके कपे और खाल फा दिए। पेमिंग ने तुरंत पास आकर अपने पंजे चलाए और काली लपटों ने उसे पूरी तरह राख कर दिया। दूसरी तरफ अचानक बर्फीली हवाओं का एक झोंका उठा, जिसने स्वॉर्ड मास्टर और बाकी लोगों को बर्फ की मूरत बना दिया। वह गठीला आदमी तो बिल्कुल कुल्फी की तरह जम चुका था। उन 7 शिकारियों में से अब केवल एक ही बचा था और अब सबकी सर्द निगाहें उसी पर टिकी थीं। उस सुनहरे बालों वाले लक्के का चेहरा पीला पे गया। उसने आखिरी कोशिश में बिजली का एक वॉर किया और जान बचाकर उल्टे पैर वहां से भाग खा हुआ। लेकिन शनलिन फुर्ती से बच निकला और अपनी लंबी तलवार के एक ही झटके से उस लक्के का सिर धब से अलग कर दिया। इसके बाद हमें कैलामिटी मदर बीस्ट के बारे में पता चलता है, जो अनगिनत मॉन्स्टर्स के बीच से पैदा हुई है और जिसकी अपनी एक चेतना है। ऐसा लगता है कि चिनलिन इसी जीव का शिकार करना चाहता है, क्योंकि इसे मारकर ही सबसे बड़ा इनाम और दुनिया को बचाया जा सकता है। तभी एक आवाज आई, हम फिर मिल गए। शिनलिन ने ऊपर देखा तो उसे पुराना जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वह नया शख्स हैरान था कि शिनलिन ही असल में वो महान योद्धा डोंगतियन है। इससे तो पूरा मामला ही बदल जाता है। वह लंबा चौड़ा आदमी हैरान था, क्योंकि टॉप स्कॉलर होने की बात से चिनलिन की इस गजब की ताकत का राज खुल चुका था। इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, बातचीत आगे बढ़ी और उन तीनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। हमें पता चला कि उस तगे आदमी का नाम लुओ शियान है। चिनलिन ने बिना वक्त गंवाए कैलामिटी मदर बीस्ट का शिकार करने का अपना इरादा जाहिर किया और वे उसके साथ जाने को तैयार हो गए। तीनों तुरंत शहर के बीचों बीच जाने के लिए निकल पिए और जल्द ही एक विशाल पुल के पास पहुंचे। तभी लाल चमकती आंखों वाले अनगिनत राक्षस उनकी तरफ टूट पिए। पेमिंग बिना देर के मैदान में कूद पा और रास्ते में खड़े राक्षसों के झुंड पर धावा बोल दिया। हवा में काली लपटें फैल गईं। ये देख चुनलिन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने भांप लिया था कि कैलामिटी मदर बीस्ट को उनकी मौजूदगी का पता चल गया। इसके पात थारे मांजुनेरिया चुका है। सुलिंगचुआ की आंखें सिकुड़ गईं। राक्षसों का हमला लगातार जारी था। उनके शरीर कट कट कर फसल की तरह गिर रहे थे, लेकिन तभी एक झुंड के खत्म होते ही दूसरा उनकी जगह लेने आ जाता। ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर के मॉन्स्टर्स चारों तरफ से उन्हीं पर धावा बोल रहे हैं। हमारे योद्धाओं पर भी अब दबाव काफी बनने लगा था। शहर में लाखों राक्षस मौजूद थे, जिनसे लड़ते लड़ते उनकी ताकत खत्म हो जाती, पर ये कभी खत्म न होते। इस लाई को बेअसर होता देख शुनलिन चिल्लाया और उसने मुख्य जब पर वॉर करने का आदेश दिया। उसने हाइमिंग को राक्षसों को छोकर सीधे कैलामिटी मदर बीस्ट को खत्म करने का हुक्म दिया। आदेश सुनते ही हाइमिंग मुहा और पुल पार करते हुए दूसरी तरफ बनने लगा, जहां एक दमघुंटू और खतरनाक साया पसरा हुआ था।
वहां वह दानव घात लगाए बैठा था। जैसे ही हाइमिंग वहां पहुंचा, घने कोहरे से एक 10 मीटर लंबा गहरा लाल टेंटेकल तेजी से बाहर निकला। उस हमले ने हेमिंग को कई इमारतों के पार फेंक दिया और वह 20 मीटर दूर जाकर गिरा। सच कहें तो उसे बहुत गहरी चोट लगी होगी। दर्द से कराते हुए हेमिंग ने एक भयंकर दहा मारी और मलबे से धूल झाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी शिकारी निगाहें सीधे कैलामिटी मदर बीस्ट पर टिक गईं, जो साक्षात एक डरावना ख्वाब जैसी थी। 60 मीटर ऊंची, एक भयानक विशाल आंख जिसके अंदर अनगिनत छोटी आंखें थीं। हेमिंग की काली लपटें भयानक ताकत के साथ भभक उठीं। वह पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा, जिससे आसपास की खंडर हो चुकी इमारतें कांपने लगीं और गिरने की कगार पर आ गईं। उस विशाल आंख की पुतलियां एक साथ सिकुड़ी और जवाब में 15 गहरे लाल टेंटिकल्स ने एक साथ मिलकर हाइमिंग पर हमला बोल दिया। वे उसे कुचलना चाहते थे, पर हाइमिंग बचते हुए आगे बढ़ता रहा। जब बचना नामुमकिन हुआ तो उसने अपनी काली रोशनी से चमकते पंजों से पलटवार किया, जिससे धातु के टकराने जैसी आवाज आई। तभी एक टेंटेकल ने हाइमिंग को दे मारा, जिससे वह पीछे जा गिरा और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। आमतौर पर वह अपने भारी शरीर और मजबूत बचाव पर भरोसा करता था ताकि आमने सामने की जंग जीत सके। यह तरीका हमेशा काम आता था, लेकिन इस विशाल आंख के आगे उसे हमला करने का कोई मौका नहीं मिला। दानव के उपहास के बीच उसकी काली लपटें पूरी शिद्दत के साथ जलती रहीं। बची हुई ऊर्जा के अचानक फटने से चारों तरफ भयंकर गर्मी फैल गई। हेमिंग आगे बढ़ा, हालांकि उसका आंतरिक मैना तेजी से घट रहा था। उसने इस आखिरी दांव पर अपनी जान लगा दी थी। पास खड़े चनलिन ने दुखी मन से देखा, क्योंकि सोल बॉन्ड के जरिए उसे महसूस हो रहा था कि हेमिंग की जान धीरे धीरे खत्म हो रही है। तभी सु लिंगशुई ने अपनी बर्फीली नीली आंखें खोलीं। ऐसा लगा कि वह वॉर करने को तैयार है। पल भर में उसकी ताकत चारों ओर फैल गई और अनगिनत राक्षस बर्फ के टुकड़ों में तब्दील हो गए और बिखर गए। यह मौका देख चनलिन समझ गया कि अब देर नहीं करनी है। उन्हें तुरंत कैलामिटी मदर बीच तक पहुंचना होगा, क्योंकि हेमिंग को विकसित करके ही वे जीत सकते थे। यही आखिरी उम्मीद थी। तीनों जल्द ही शहर के बीच पहुंचे, जहाँ एक भयंकर दहा गूंजी। बिना देर किए वे आगे बढ़े और उन्हें बुरी तरह घायल हो चुका हेमिंग मिला, जो कमजोरी से गिरने ही वाला था। इसके बावजूद उसके पंजे जमीन में मजबूती से धंसे थे। जब उन लाल टेंटिकल्स ने उस पर हमला किया तो उसने पीछे हटने से साफ मना कर दिया। वह अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। ये देख चनलिन उसकी तरफ भागा और चिल्लाया कि वह आसपास के राक्षसों को हटाए। तभी चनलिन ने रिकवरी और बचाव का मंत्र पा और एक हल्की सफेद रोशनी ने हाइमिंग को घेर लिया। उसने तुरंत एक भयानक दहा मारी, जिसकी लहर से वे लाल टेंटिकल्स पीछे हट गए। इसके बाद हाइमिंग तुरंत राक्षसों के झुंड पर झटपटा और उसकी काली लपटें एक खतरनाक कमल की तरह फैल गईं। उस विशाल आंख ने खतरे को भांप लिया और बाकी राक्षसों को पीछे हटने का हुक्म दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि काली लपटों की विनाशकारी ऊर्जा तेजी से हाइमिंग के शरीर में समाने लगी। चनलिन ने तुरंत अपने सिस्टम पर एवोल्यूशन बटन दबा दिया। अब एक नया भयानक मंजर हाइमिंग के भीतर से एक भयानक काली ताकत फूटती है। आसमान चीरता हुआ काले प्रकाश का एक विशाल खंभा बनता है और उसका शरीर अचानक फूलने लगता है। उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर पहुंच जाती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजता है और हाइमिंग को इस कामयाबी की बधाई देते हुए एडवांस स्किल और नया टैलेंट मिलने की घोषणा करता है, डायमंड बॉडी। सच कहें तो सभी एट्रीब्यूट्स में 60 पॉइंट की बढ़त के साथ वो बिल्कुल अजय लग रहा है। चिनलिन आखिरकार राहत की सांस लेता है। ये एक बड़ा अपग्रेड है। हमारे पसंदीदा भेड़िए के लिए ये कमाल है। हेमिंग उस विशाल आंख को घूरता है। उसका रूप बदल चुका है और फौलाद जैसे सख्त बालों से दिव्य सुनहरी रोशनी निकल रही है। बालों की सुनहरी चमक उसे एक अलग ही रौब देती है। काली ताकत के बढ़ने से वो विशाल आंख बुरी तरह कांपने लगती है, उस खौफनाक औरा से डरी हुई जो सब कुछ तबाह करने को तैयार है, सब कुछ निगलने को तैयार। वो जीव पल भर के लिए सुन्न पड़ जाता है, लेकिन फिर उस पर पागलपन सवार होता है। उसे लगता है कि हाइमे को निगलकर वो खुद को और विकसित कर सकता है। अपना दबदबा वापस पाने के लिए वो अपने मोटे लाल टेंटिकल से हमला करता है। हवाएं चीखने लगती हैं, लेकिन हेमिंग चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहता है जब 15 टेंटिकल्स वॉर करते हैं। वे उसके शरीर पर वार करते हैं, लेकिन उसकी सुनहरी रोशनी जरा भी कम नहीं होती। डायमंड बॉडी और विशाल रूप के मेल से अचानक काली लपटें भयानक धमाके के साथ बाहर फूट पड़ती हैं। उस जीव की एक विशाल परछाई उभरती है, जिसके पंजे काली आग से बने हैं। एक ही वॉर में उस विशाल आंख की कई छोटी आंखें कुचल जाती हैं और वो दर्द से चीख उठता है। उसके टेंटेकल्स पागलों की तरह हेमिंग पर वार करते हैं, लेकिन एक खरोंच तक नहीं मार पाते। ये सचमुच देखने लायक नजारा है। वो विशाल आंख दहाड़ते हुए तबाही की ऊर्जा सोखने लगती है, जिससे उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। उसके लाल टेंटिकल्स भी बदलने लगते हैं और उन पर अनगिनत नुकीले कांटे उगाते हैं। ये वो ताकत थी जो उसने अगले एवोल्यूशन के लिए बचा रखी थी, लेकिन अब उसके पास इसे समय से पहले इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नुकीले टेंटिकल्स हाइमिंग को घेर लेते हैं और दोनों ताकतें इतनी भयंकर तरीके से टकराती हैं कि धरती कांप उठती है। घंटों तक उनकी दहाड़े गूंजती रहती हैं। जब धूल छंटती है तो मलबे के बीच सिर्फ हाइमिंग ही शान से खड़ा दिखाई देता है। उस विशाल आंख की अनगिनत पुतलियां अब बेजान हो चुकी हैं।
काली लपटें उसके शरीर को धीरे धीरे पूरी तरह निगल जाती हैं। ये देखकर चनलिन और सूलिंग शुआई मुस्कुरा उठते हैं। उस मॉन्स्टर और उसके हजारों गुर्गों को खत्म करने के बाद उनका स्कोर बहुत बढ़ने वाला था। अभी हवा में सिस्टम की आवाज गूंजती है। ट्रायल खत्म होते ही वे तीनों युद्ध के मैदान से गायब हो जाते हैं और सिस्टम उनके प्रदर्शन के आधार पर नतीजों का हिसाब लगाने लगता है। कुल 8,560 शिकार करने और उस मुख्य दानव को खत्म करने के बाद चनलिन को परफेक्ट रेटिंग मिलती है। साथ ही उसका प्रोफेशन भी प्रमोट हो जाता है। उसे एक अनोखा रैंक मिलता है, समनिंग स्वॉर्ड मास्टर। सिस्टम इसे एक खास और दुर्लभ रास्ता बताता है जो सिर्फ उसके लिए बना है। उसने एक नया प्रोफेशनल स्किल स्पिरिट भी अनलॉक कर लिया है। ये स्किल एक ऐसी तलवार लाती है जो हकीकत और भ्रम के बीच है। ये सभी फिजिकल डिफेंस को दरकिनार कर सीधे दुश्मन के दिमाग पर जानलेवा वार करती है। इंटरफेस को देखते हुए चनलिन सचमुच हैरान रह जाता है। शरीर के कवच को छोड़कर सीधे आत्मा पर वार करने का मतलब है कि दिमागी सुरक्षा के बिना कोई भी टिक नहीं पाएगा। ये वाकई खौफनाक काबिलियत है। पल भर में उसके हाथ में शानदार नक्काशी वाली एक तेज धार तलवार आ जाती है। हालांकि ये स्पिरिट सोर्ड उसकी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह सोख लेती है। वो सिर हिलाकर तलवार को गायब कर देता है। वो समझ जाता है कि इसे एक छिपा हुआ इक्का ही रखना होगा। हल्की मुस्कान के साथ वो फोन चेक करता है और लुओशियान और सुलिन शुआ की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करता है। तभी उसे लुआन का मैसेज दिखता है। टॉप कॉलेजों के रिक्रूटर्स आज दोपहर 2 बजे आ रहे हैं और उसे स्कूल बुलाया गया है। वो तुरंत फेन्यून सेकेंड हाई स्कूल के लिए निकल पड़ता है, जहां लुएन गेट पर उसका इंतजार कर रहा है। चैनलिन को आते देखकर वो तुरंत उससे मिलने दौड़ता है। इस बार 5 बड़े कॉलेजों ने अपने रिक्रूटर्स फेन्यून सेकेंड हाई भेजे हैं, जो इस शहर में पहली बार हुआ है। हम लुएन के पीछे पीछे ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। वो ऑफिस में एक दराज से ड्रैगन के आकार की सोल रिंग निकालता है। ये सरकार की तरफ से मिला इनाम है, जिसके अंदर उसकी जरूरत के हथियार और स्किल बुक्स हैं। चैनलिन की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उसे इसी वक्त इन चीजों की सख्त जरूरत थी। उसकी पुरानी केन सोर्ड कई भयंकर लड़ाइयों के बाद आखिरकार टूट गई थी। वो बिना देर किए उस रिंग को ले लेता है। जैसे ही वो अपनी चेतना रिंग के अंदर भेजता है, उसके सामने 2 जानकारियां आती हैं। पहली है अनब्रेकेबल स्टाफ, जो अपने स्टाफ रूप में विजडम ऑरा देता है। ये लगातार मानसिक ऊर्जा रिस्टोर करता है और स्किल के असर को 50% बढ़ाता है। दूसरी है क्लोज एट हैंड स्किल बुक, जिससे वो एक कदम में 100 मीटर की दूरी तय कर सकता है। वो बेहद संतुष्ट है। करीब 2 बजे एक काली लग्जरी कार स्कूल में आकर रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और लिमिंगजी पूरे आदर के साथ उनका स्वागत करता है। वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। टॉप कॉलेजों के रिक्रूटर्स बड़े दर्जे के प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनका मेयर भी बहुत आदर करता है। रिसेप्शन रूम में जीफे नाम का शख्स आराम से बैठकर पूछता है कि आखिर कहाँ है शनलिन। ठीक तभी दरवाजा खुलता है और शनलिन और लू वेन अंदर आते हैं। जीफे उसे ध्यान से देखकर कहता है कि इस रूप रंग के साथ उसे युंग एकेडमी में होना चाहिए। पास ही बैठे वो तुरंत चिढ़ जाता है। अफवाहें उड़ना अलग बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि यंग एकेडमी सचमुच चेहरा देखकर एडमिशन देती है। वो इस बात पर हंसता है और तुरंत चिनलिन को न्योता देता है। चिंगतियन एकेडमी में शामिल होने का न्योता देते हुए वो उसे खास संसाधन और गिफ्ट के रूप में 3 चीजें चुनने का मौका देता है। ये एक शानदार ऑफर लगता है, पर सिर्फ 3 चीजें? ये तो ऐसा है जैसे ईस्ट हेवन प्रांत के टॉपर को भिखारी समझा जा रहा हो, जो काफी अजीब बात थी। बाकी रिक्रूटर्स भी कहने लगे कि चिनलिन को ऐसा अपमान नहीं सहना चाहिए, वो इससे कहीं ज्यादा का हकदार है। ली मिंगजी और लू वेन ये सब देखकर दंग है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है और ऐसा लगता है कि कभी भी बात बिगड़ सकती है। जीफे सांस लेता है और चनलिन की तरफ देखता है। वो भांप लेता है कि लड़के ने अभी पहली रैंक की समनिंग शुरू नहीं की है। वो वादा करता है कि युंग में आने पर वो सबसे बेहतरीन समनिंग मटेरियल ला कर देगा। वो कहता है कि चनलिन के ब्लैक वुल्फ में कमाल की काबिलियत है और वे इसे पूरी तरह निखारना चाहते हैं। जीफे तो यहाँ तक कह देता है कि वो उसे कोई भी संसाधन दे सकते हैं, यहाँ तक कि मजाक में अपनी बेटी का हाथ भी देने की बात कह देता है, जिससे बाकी चारों रिक्रूटर सन्न रह जाते हैं। उनके लिए भी ये शर्तें हैरान करने वाली थीं। बहुत ही उदार। आखिरकार इस साल कई अच्छे स्कोरर हैं। उन्हें डर है कि अगर वे शिनलिन पर ही सब कुछ लुटा देंगे तो दूसरों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये फायदे का सौदा नहीं लग रहा था। आखिरकार वे पीछे हट जाते हैं। बाकी ऑफर ठीक थे, पर बेटी वाली बात कुछ ज्यादा ही थी। जीफे का चेहरा खिल उठता है। वो खुश है। रही बात चिनलिन की, अगर उसे थोड़ी मैच्योर लड़की पसंद हो तो खैर। वो कुछ सोचता है और बात साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। आखिरकार वो यंग एकेडमी को चुनता है, इसलिए नहीं कि उसे जीफे पसंद आया, बल्कि ये ऑफर इतना शानदार था कि वो मना नहीं कर पाया। जल्द ही जोंगतियान शहर में पहला दिन आ जाता है। देश भर के होनहार छात्र यंग एकेडमी में जुटते हैं। हमारा हीरो अपना कमरा चुनता है और अंदर चला जाता है। कमरे में जरूरत की हर चीज मौजूद है। तभी उसके खास डिवाइस पर मैसेज आता है कि उसका समनिंग मटेरियल मंजूर हो गया है और वो जो चाहे मांग सकता है। मैसेज भेजने के बाद जीफे अपनी नरम कुर्सी पर आराम से बैठ जाती है और खुद से संतुष्ट दिखती है। वो जानती है कि कुछ लोगों को लग सकता है कि वो लड़का इस लायक नहीं है जितना उसे दिया गया है, पर वो सिर्फ मुस्कुराती है। कल मुकाबला होने वाला है और तभी असली परीक्षा शुरू होगी। अपने कमरे में वापस आकर
चेनलिन फर्श पर समनिंग मटेरियल सजाता है और हवा में अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही समनिंग शुरू होती है, पूरा कमरा सफेद रोशनी से जगमगा उठता है। कुछ मिनटों बाद एक छोटा जीव सामने आता है, एक चांदी की तितली। लगभग 60 सेंटीमीटर चौड़े लाल पंखों वाली सिल्वर बटरफ्लाई के स्टैट्स चेक करते ही चेनलिन हैरान रह गया। ये तितली लेवल 10 की थी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, एजिलिटी और मैजिक सब सिर्फ एक पॉइंट पर ही टिके थे। जैसे ही वह उड़ती हुई पास आई, उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई। सिस्टम ने दिखाया कि इसकी लॉयल्टी पूरी 100% है और उसने तुरंत लाइफ बॉन्ड बनाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कंफर्म किया, उसकी रूह को चीर देने वाला एक तेज दर्द उठा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन बजा। उसका समन किया गया जीव एक अनोखा SSS रैंक टैलेंट जगा चुका था, जिसे मिरर ट्रांसफॉर्मेशन यानी अनंत रूप बदलने की ताकत कहा जाता है। यह अनोखा टैलेंट इसे किसी भी रूप में ढलने और अलग शक्तियां देता है। तभी वह सिल्वर बटरफ्लाई एक हल्की चमक में बदल गई। उसने बिल्कुल चेनलिन जैसा रूप ले लिया और एक बेजान रोबोटिक आवाज में उसे मास्टर कहा। उसे आखिरकार इस बॉन्ड की असली ताकत का एहसास होने लगा। चेनलिन के इशारा करते ही उसने सिर हिलाया और वह रोशनी बनकर उसकी बांह से लिपट गया। अचानक एक सिल्वर आर्मर चमका और धीरे धीरे उसके जिस्म पर फैल गया। उसे कोई भारीपन या तकलीफ महसूस नहीं हुई, जैसे वह कवच उसकी अपनी त्वचा का ही हिस्सा हो। मन ही मन वह इस नतीजे से बेहद खुश था। साथ ही यह अनोखा टैलेंट धातुओं को सोखकर इस आर्मर की मजबूती बढ़ा सकता था। बिना किसी शक के यह बेहद खतरनाक और ताकतवर काबिलियत थी। उसकी बाकी ताकतों की तरह यह भी असीमित रूप से बढ़ सकता था। उसने तुरंत इस जीव को और मजबूत करने का फैसला किया और GFA को कुछ दुर्लभ मेटल्स भेजने का मैसेज किया। मुश्किल से आधे घंटे में ही एक नोटिफिकेशन आया कि सारा सामान पहुंच चुका है। इसमें बेहद अनोखे और कीमती दुर्लभ मेटल शामिल थे, जिनमें से हर एक बेहद खास था। अपने कमरे में लौटकर उसने उस जीव को फ्यूजन प्रोसेस शुरू करने को कहा और जल्द ही उसके शरीर का आर्मर बदलने लगा। यह कवच इतना मजबूत हो चुका था कि सेकंड रैंक का कोई प्रोफेशनल भी इसका डिफेंस नहीं भेद पाता। अब इसका वजन पूरे 5 टन हो चुका था। हालांकि इस वजन का उस पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन यह दुश्मनों को किसी पहाड़ की तरह कुचल सकता था। जब वो लिविंग रूम में गया तो उसके 3 रूममेट्स वहां इंतजार कर रहे थे। एक लड़का उत्सुकता से आगे बढ़ा। इस घमंडी और ठंडे मिजाज वाले लड़के का नाम लॉन्ग जे था और उसकी आवाज में साफ नफरत थी। उसका मानना था कि ताकतवर जीव को समन करना सिर्फ किस्मत का खेल है। उसने माना कि चेनलिन में कुछ तो खास है, लेकिन उसकी नजरों में वह खूबी सिर्फ एक तुक्का थी। उसने चेनलिन से कहा कि वह फ्रेशमैन कंपटीशन के दौरान उसे दिखाएगा कि एक असली जीनियस और किस्मत के भरोसे जीने वाले मामूली इंसान में कितना बड़ा फर्क होता है। चेनलिन ने बस मुस्कुराते हुए उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। तभी जब दोनों के बीच का तनाव चरम पर था, पूरी एकेडमी में अचानक एक घोषणा गूंज उठी कि सभी फ्रेशमैन को तुरंत यांग स्क्वायर पर इकट्ठा होना होगा। ऐसा लगा कि यह कंपटीशन तय समय से आधा महीना पहले ही शुरू हो रहा था। सोफे पर बैठे चाओ यांग ने बताया कि शहर के बाहर म्यूटेंट बीस्ट्स का खतरा लगातार बढ़ रहा है और एकेडमी चाहती है कि स्टूडेंट्स इस खतरे का सफाया करें। चेनलिन ये सुनकर चुप हो गया। उसे अपने रीइंकार्नेशन डंजन की याद आ गई। उसने नहीं सोचा था कि पृथ्वी पर इतनी जल्दी ऐसा संकट आ जाएगा। वह विचारों में खोया ही था कि तभी लॉन्ग जे की घमंडी आवाज ने उसका ध्यान खींचा, जो उसे हराकर नंबर 1 रैंक हासिल करने का दावा कर रहा था। उसके इस जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास को देखकर चेनलिन बस मुस्कुरा दिया। अब यह देखने का वक्त आ गया था कि असली राजा कौन है। वह खुद को लेकर आश्वस्त था। वहीं दूसरी तरफ यांग स्क्वायर पर नए स्टूडेंट्स जमा हो चुके थे और डीन ने एक गहरी सांस ली। डीन अच्छी तरह जानते थे कि अव्वल आने के लिए इन छात्रों को मौत के साए में रहकर म्यूटेंट बीस्ट का शिकार करना होगा, तभी वे मजबूत बन पाएंगे। उनके पीछे खड़े सेक्रेटरी ने एक टैबलेट चेक करते हुए ऐलान किया कि फ्रेशमैन कंपटीशन अब रिफ्ट कैनियन नामक एक विशाल डंजन में शुरू होने जा रहा है। यही वो जगह है जो तय करेगी कि आगे चलकर किसे कितने रिसोर्सेज मिलेंगे। इस घोषणा के खत्म होते ही डंजन के भारी दरवाजे चरमराते हुए खुलने लगे। दरवाजों की खुलते ही खूंखार मॉन्स्टर्स की खौफनाक ऊर्जा मैदान में फैल गई, जिससे कई स्टूडेंट्स के होंठ कांपने लगे और घुटने कमजोर पड़ गए। लुओ शियान भीड़ में घबराकर किसी जाने पहचाने चेहरे को ढूंढ रहा था और जल्द ही उसे उसका भाई चेनलिन मिल गया। वह लंबा चौड़ा लुओ शियान तेजी से दौड़कर उसके पास आया। उसके साथ छोटे बालों वाली एक लड़की भी थी। चेनलिन को लगा था कि उसका दोस्त मजाक कर रहा है, पर वो वाकई गंभीर था। लुओ शियान ने अपनी बहन लुओ निंग से उसका परिचय कराया, जबकि चेनलिन थोड़ा हिचकिचाया पर मुस्कुराया। लुओ निंग शर्माकर अपने भाई के पीछे छिप गई और दबी आवाज में बोली। एक ठंडी सांस लेकर चेनलिन ने उन दोनों को टीम में शामिल होने का न्योता भेज दिया। चेनलिन को टीम का बोझ उठाते देख घमंडी लॉन्गजे खुद को चिढ़ने से नहीं रोक पाया। उसने नापसंदगी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह इस भावुकता और बेवकूफी भरे फैसले से जरा भी प्रभावित नहीं था। उसे यह फैसला बेहद मूर्खतापूर्ण लगा। रिफ्ट कैनियन सैकड़ों किलोमीटर में फैला एक जानलेवा भूल भुलैया जैसा था। जैसे ही वे तीनों अंदर दाखिल हुए, सामने से भयानक मॉन्स्टर्स के गुर्राने की आवाजें गूंजने लगीं। चेनलिन जरा भी नहीं घबराया। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। पलक झपकते ही
एक सफेद रोशनी के साथ सिल्वर बटरफ्लाई प्रकट हुई और उसका पूरा शरीर चमकीले आर्मर से ढक गया। उसने हेवन स्वॉर्ड स्टाफ को अपने दाहिने हाथ में लिया और पीठ से सिल्वर वॉरब्लेड निकालकर हमले के लिए तैयार हो गया। जमीन को चीरते हुए एक कदम बढ़ाते ही वह गायब हो गया और सीधे मॉन्स्टर के सामने जाकर प्रकट हुआ। उसने दूरी कम करने के लिए अपनी जान बचाने वाली एक खास स्किल का इस्तेमाल किया। उसने हेवन स्वॉर्ड घुमाई और मॉन्स्टर्स को पनीर की तरह काट डाला। बिना रुके उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वह पलक झपकते ही पूरे झुंड को चीरता हुआ आगे निकल गया। मॉन्स्टर्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे वहीं ढेर हो गए। यह देखकर लुओ शियान खुशी से चिल्ला उठा। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ चेन लिन के पीछे चलने से ही उसका लेवल तेजी से बढ़ जाएगा। किसी ताकतवर खिलाड़ी के साथ डंजन में रहने का यही असली मजा था। बाहर मौजूद इंस्ट्रक्टर्स उसकी रफ्तार और डैमेज देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि उसकी ताकतों में कुछ तो गड़बड़ है। अगर चेनलिन ने सेकंड जॉब एडवांसमेंट पा भी लिया था तो भी वह इतना ताकतवर नहीं हो सकता था। शायद वह सिल्वर बटरफ्लाई कोई आम जीव नहीं थी। वह अपने मालिक के साथ मिलकर उसके सारे स्टैट्स को कई गुना बढ़ा सकती थी। किसी जीव का हथियार बन जाना वाकई अनोखा था, जिसे देखकर खुद तजुर्बेकार डीन भी दंग रह गए। इस समय दर्जन भर छात्रों का स्कोर चेनलिन से ज्यादा था। चूंकि वह टीम में था इसलिए उसे हर शिकार पर केवल 30% पॉइंट्स मिल रहे थे। अगर ऐसा ही रहा तो उसका टॉप स्कॉलर का खिताब फीका पड़ जाता। डी फेई ने मजाक में कहा कि डीन का होने वाला दामाद होने के नाते उसकी हार काफी शर्मनाक होगी। इससे पहले कि डी फेई कुछ और बोल पाता, गुस्से में डीन ने उसके सिर के पीछे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उधर डंजन के अंदर चेनलिन का आर्मर खून से सन चुका था। उसने देखा कि वह लेवल 20 के मॉन्स्टर्स को भी एक ही झटके में मार पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत अब शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह जानता था कि थर्ड टियर के दुश्मन के सामने भी वो सुरक्षित बच निकलेगा। तभी अचानक उसके दिमाग में नकारात्मक भावनाओं का एक तूफान सा उठा जो उसे खुद की जान लेने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन वह अडिग रहा। उसे शांत खड़ा देख लुओ शियान घबरा गया और उसने तुरंत लुओनिंग से अपने समन को वापस बुलाने को कहा, क्योंकि उसका टैलेंट काफी खतरनाक और अनियंत्रित था। लुओनिंग बुरी तरह घबरा गई और उसने तुरंत उसे छिपा दिया। चेनलिन ने उसे दिलासा देने के लिए मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी चीजें उस पर बेअसर हैं। उसने अपने रिकॉर्डर पर नजर डाली जहां केवल 120 पॉइंट्स थे। यह रफ्तार काफी धीमी थी। जल्दी मजबूत बनने के लिए उसे हर हाल में पहला स्थान हासिल करना था ताकि एकेडमी के सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज मिल सकें। चाहे सिल्वर बटरफ्लाई हो या हेईमिंग, दोनों को विकसित होने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी। एक पक्के इरादे के साथ उसने सफेद रोशनी चमकाई और उसमें से एक विशाल खूंखार डेमन वुल्फ बाहर आया। उसकी डरावनी दहाड़ पूरे कैनियन में गूंज उठी जिसने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। पहली बार इस भयानक आवाज को सुनकर लुओनिंग डर के मारे अपने भाई के पीछे छिप गई। चेनलिन ने शांति से भेड़िए को हुक्म दिया कि वह आगे बढ़े और घाटी के हर म्यूटेंट बीस्ट को चीर फाड़ डाले। अपनी आंखों में खूंखार चमक लिए हेईमिंग तुरंत गायब हो गया और शिकार की तलाश में घाटी की गहराइयों की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में चेनलिन की कलाई पर बंधा रिकॉर्डर तेजी से बजने लगा क्योंकि उसके पॉइंट्स आसमान छू रहे थे। उसने ज्यादा से ज्यादा शिकार करने के लिए एक अलग रास्ता चुना। वहीं दूसरी ओर एक लड़की लाल रंग की बिजली की मदद से मॉन्स्टर्स के झुंड पर कहर बरपा रही थी। उसके भारी प्रहारों से जमीन थरथरा उठी और 100 मीटर के दायरे में लाल बिजली का ऐसा तूफान उठा जिसने सामने आने वाले हर एक मॉन्स्टर का नामो निशान मिटा दिया। फिर भी वह लड़की ऐसे दिख रही थी मानो अभी तो बस शुरुआत है, और वो शिकायत करने लगती है कि ये जीव बेहद कमजोर हैं। अपनी बहन के सिर पर चढ़े इस पुराने जुनून को देखकर लुओलान बस बेबसी से देखता रह जाता है कि तभी एक खौफनाक दबाव और भयंकर तपिश उनकी ओर बहती है। इससे पहले कि वो कुछ करती, लुओ होंगेंग की आंखों में लड़ने का पागलपन छा जाता है और उसके चारों ओर लाल बिजली ककने लगती है। ऊर्जा की एक दीवार की तरह वो काले पत्थरों वाले एक विशाल भेड़िए को अपनी तरफ खूंखार इरादे से झपटते हुए देखती है। वो सीधे उसकी आंखों में देखती है और बस एक पल के लिए अपने डर को महसूस करती है। तभी लुओ होंगेंग के खूबसूरत चेहरे पर एक पागलपन भरा भाव आ जाता है और वो तुरंत उस विशाल भेड़िए की तरफ झपटती है। अपनी बहन को बिना किसी डर के बत्ते देख लुओ लानबाई खूबी से और फुर्ती से कई मंत्र पता है। वो ताकत बाने वाले बूस्ट और सुरक्षा कवच तैयार करता है। इससे उसकी लेने की ताकत तुरंत दोगुनी हो जाती है, जिससे वो तीसरे लेवल के बॉस से भी सके। जब ये दोनों ताकतें टकराती हैं तो उस भयंकर टक्कर से उठने वाली शॉकवेव चारों तरफ फैल जाती है। लई की गहराई सा दिखती है क्योंकि एक सुनहरी रोशनी टिमटिमाती है, पर वो काला विशाल भेड़िया पूरी तरह सुरक्षित रहता है, जिससे लुओ होंगेंग का चेहरा पीला पड़ जाता है। हेमिंग इस इंसान को ठंडी नजरों से देखता है और बिना वजह हमला करने वाले पर पलटवार करता है। उस खौफनाक ताकत के आगे 3 सुरक्षा कवच की परतें तुरंत चकनाचूर हो जाती हैं। लुओ होंगेंग दूर जा गिरती है। लुओ लान का चेहरा पीला पक जाता है और वो हाथ जोकर एक विशाल पवित्र रूप को बुलाता है। दर्जनों मीटर ऊंची छठी होली गार्जियन एंजेल लिली प्रकट होती है।
यही एस 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 रैंक की ताकत का करिश्मा है। इस स्किल के सक्रिय होते ही एक सुनहरी वो अपनी बहन को पीछे हटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही हेमिंग धीरे धीरे कदम भगाते हुए अपना पंजा उठाता है। तभी अचानक एक काली रोशनी चमकती है और उस सुनहरी दीवार के परखच्चे उगा देती है। वो बस उन दोनों को ठंडी नगरों से घूरती है और उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करके आगे बन जाती है। बाहर खचे दर्शकों के बीच सन्नाटा पसर जाता है, यहाँ तक कि सारे टीचर्स और डीन भी हैरान रह जाते हैं। हर कोई सोच रहा है कि क्या वाकई ये उस समनर की ताकत है जिसने कुछ ही दिन पहले जॉब बदली है। सच कहें तो ये बेहद डरावना है। ताकत का यह स्तर दूसरी जॉब अपग्रेड की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका है। उसकी इस अनोखी लड़ने की क्षमता को देखकर सबके मन में बस कुछ ही शब्द आते हैं, अपनी क्लास में भेजो, एक आज के माने का दैत्य। ईफेई के घमंडी चेहरे को देखकर जियांग हुए को एक बार झटका लगता है। ऐसा लगता है कि जिस नामुमकिन दांव पर उसने भरोसा किया था वो सच होने वाला है। क्या वो वाकई एक जीनियस है? अगले 10 घंटों में पेई मिंग हारो राक्षसों को मार देती है। वो 3 तीसरे लेवल के बॉस भी ढेर कर देती है। अब अगले एवोल्यूशन के लिए बस 13 पॉइंट्स बचे हैं और ये काम था। हालांकि आगे बढ़ने पर रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। इसी बीच लुओ शियान और लुओ निंग उसी से फूले नहीं समारे, क्योंकि वो पहली बार इस बार उन्हें अपनी एक उंगली भी नहीं हिलानी पड़ी है। चिनलिन अपने रिकॉर्डर को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसके पॉइंट्स 3 हार हो चुके हैं। पास ही हेमिंग पूरा इलाका साफ करके लौटती है। चिनलिन आराम से उस पर हीलिंग स्पेल डालता है। तभी डंजन का समय खत्म होता है और सफेद रोशनी उन्हें घेर लेती है। वे तुरंत स्काईलार्क स्क्वायर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे सब हैरान नारों से देखने लगते हैं। बाकी छात्र थके हारे और पस्त लग रहे हैं। खासकर वो गंभीर नौजवान अपमानित महसूस करते हुए मीन की तरफ देख रहा है। पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे उस विशाल भेड़िए ने बस अपने एक ही पंजे से दूर फेंक दिया था। धूल थमते ही डीन अंतिम रैंकिंग की घोषणा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले स्थान पर 34 हार 500 पॉइंट्स के साथ चुनलिन है। यह सुनकर उस गंभीर नौजवान की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत मैदान में लगी विशाल स्क्रीन की तरफ देखता है और जो कुछ उसे दिखता है वो उसे अवाक कर देता है। चुनलिन का स्कोर सबसे ऊपर है और वो बहुत बेअंतर से आगे है। उसके नीचे बाकी सबके स्कोर इतने कम हैं कि वे किसी गहरी खाई जैसे लगते हैं। दूसरों के लिए यह नामुमकिन लगता है। वो नौजवान इस पर यकीन नहीं कर पाता। उसे पक्का यकीन है कि लीडर बोर्ड में कोई गप भी है। सच कहें तो दूसरों को भी यह काफी अजीब लगता है। वे हैरान हैं कि बाकी लोगों, यहाँ तक कि दोनों भी जीनियस के भी इतने कम स्कोर क्यों हैं। लोगों को उलझन में देख सेक्रेटरी समझाने आती है। वो बताती है कि वो काला भेड़िया असल में चुनलिन का समन था। कई छात्रों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी, पर वे सब धूल में मिला दिए गए। यह जानकर कि वे अपने ही एक साथी के पालतू जानवर से लग रहे थे, पूरी भी सन्न रह जाती है। इसके साथ ही नया मुकाबला खत्म होता है और इनाम बांटे जाते हैं। सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। इसके बाद हमारी कहानी चुनलिन के साथ उसके प्राइवेट हॉस्टल रूम तक जाती है। कमरे में कदम रखते ही वो देखता है कि वो गंभीर नौजवान काफी असहज लग रहा है। एक पल के अंदरूनी हिचकिचाहट के बाद उसका रूममेट गहरी सांस लेकर बोलता है। वो बताता है कि रिसोर्स का दूसरा बैच आया था। चुनलिन के न होने की वजह से उसने वे डिब्बे अंदर रख दिए थे। चुनलिन उसे धन्यवाद कहता है। कमरे में जाकर चुनलिन उन बहे काले बक्सों को खोलता है। इस बार दुर्लभ धातुओं की मात्रा पहली खेप से भी ज्यादा है। जब तक वो सिल्वर बटरफ्लाई इन धातुओं को खुद में मिलाएगी, उसकी मजबूती ऐसी होगी कि हेमिंग भी उसे तो नहीं पाएगी। इसमें खास गुण मिलने का भी मौका है। तब यह सिर्फ एक मजबूत सुरक्षा कवच नहीं होगी, बल्कि उसकी लड़ने की ताकत भी खौफनाक होगी। असल में चुनलिन कमोर समनर नहीं बनना चाहता। वो जानता है कि बिना सुरक्षा के लड़ना खतरनाक है और कोई भी उसे आसानी से मार सकता है। 10 मिनट बाद सिल्वर बटरफ्लाई धातु सोखना पूरा कर लेती है। अब इसकी मजबूती इतनी है कि तीसरे लेवल का योद्धा भी इसे भेद नहीं सकता। इसका वन भी हैरान करने वाले 13 टन तक पहुंच चुका है। उस ताकत बनने के बाद इस बटरफ्लाई का एक ही वॉर मीन को हिला सकता है। तभी पहले स्थान पर आने के लिए उसका 50 हार क्रेडिट का इनाम आ जाता है। कुछ सोचने के बाद वो अपने सारे पॉइंट्स फलों के दर्जनों रिसोर्स खरीदने में लगा देता है। सामान मिलते ही वो सब एक जगह पलटकर हेमिंग को खिलाता है। जल्द ही चुनलिन को अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस होने लगती है, जो उसके शरीर को और मजबूत बनाती है। हेमिंग का आकार बढ़कर कुछ ही मिनटों में 40 मीटर हो जाता है। जब से चुनलिन समनिंग सोर्ड मास्टर बना है, उसका विकास बदल गया है। अब हर लेवल पर उसे ताकत के 5 अतिरिक्त पॉइंट्स मिलते हैं। उसने पुराने समनर के कमोर रोल को बदलकर एक ताकतवर योद्धा जैसा बना दिया है। वो कमोर समनर जो कभी पीछे रहता था, अब मैदान में आगे रहकर लड़ने वाला योद्धा बन चुका है। आज से नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है और चारों रूममेट्स को क्लास 1 मिली है। रास्ते में उनकी मुलाकात लुओशिन और लुओनिंग से होती है, जो उसी क्लास में है। कमरे में घुसते ही सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं, जो अब भी मुकाबले की याद में खोए हैं। सच कहें तो सब हैरान हैं कि कैसे एक अकेले समनर ने सबको धूल चटा दी। ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया था।
तभी दो बेहद खूबसूरत जुवा भाई बहन लुओ होंगिंग और लुओ लान कमरे में कदम रखते हैं। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वह सीधे आगे बढ़ते हैं और चुनलिन के ठीक सामने बैठ जाते हैं। ठीक उसी समय जी फेई नाम का एक लंबा आदमी क्लास में दाखिल होता है। वो तीखी नजरों से पूरी क्लास को देखता है और खुद को उनका नया क्लास टीचर बताता है। वो कहता है कि उसका नाम जी फेई है और अब से वही इस क्लास को संभालेगा, पर वो सीधे सीधे कह देता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो उसे परेशान न करें क्योंकि वो बहुत आलसी है। शायद ऐसा ही है, पर तभी जीफेई का चेहरा गंभीर और आवा भारी हो जाती है। वो मानता है कि वह सब अपने अपने राज्यों के जीनियस हैं जिन्होंने इस एकेडमी में दाखिल होने के लिए दिन रात एक किया है, शायद बेहतर साधन पाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास एक बुरी खबर है। वो बताता है कि दशकों की सोची समझी प्लानिंग के बाद बाहरी ताकतों को एक बहीबत मिल चुकी है। जल्द ही वे सुरक्षा घेरे को पूरी तरह से तोड़ने के लिए तैयार होंगे। यह सुनकर हर किसी के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव आ जाते हैं। उनकी नगरों में तो दुनिया अभी बिल्कुल ठीक चल रही है। इस समय सब कुछ सही से चल रहा है, मनोरंजन फल फूल रहा है और मीडिया लगातार दावा कर रहा है कि वैश्विक स्थिति सुधर रही है। यह तरक्की और शांति की तस्वीर है। इंटरनेट पर कोई भी बुरी खबर नहीं है और जीवन शांत है। ऐसे में यह सुनना कि एक बड़ी तबाही आने वाली है अजीब लगता है। उनके इस झटके और उलझन को देखते हुए जीफेई धीरे से उनसे पूछता है, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि आम जिंदगी में उन्हें 5वें रैंक से ऊपर के ताकतवर योद्धा क्यों नहीं दिखते? यहाँ तक कि पूरे प्रांत की सेना में भी सबसे मजबूत लीडर आमतौर पर सिर्फ चौथे रैंक पर होते हैं। ये बात छात्रों को सोचने पर मजबूर कर देती है। पीछे मुड़कर सोचने पर उन्हें लगता है कि वह सही कह रहा है। 5वें रैंक के योद्धा भले ही आम न हो, लेकिन इतने दुर्लभ भी नहीं होने चाहिए कि वे न जनता में मिले और न ही ऑनलाइन। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के एलिट्स का पूरा स्तर ही गायब हो गया हो। तभी उन्हें एक खौफनाक सच समझ आता है। ग्रेजुएट्स जो टॉप एकेडमी से निकलते हैं वे कम से कम चौथे रैंक तक तो पहुंच ही जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये एलिट्स बिना झिझक के फ्रंट लाइन पर चले गए होंगे। उनके इसी बलिदान से यह शांति और सुकून मिला है जो पीछे सुरक्षित बैठे लोग महसूस करते हैं। जीफे इस सन्नाटे की वजह बताते हैं। जाहिर है सरकारें ऐसी खबरें छिपाती हैं जिससे भगदड़ न मचे। इसका मतलब है कि कई लोग जो साधारण बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि असल में क्या चल रहा है। अब यह मामला उनकी कल्पना से भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। जीफे कमरे में चारों तरफ देखते हैं और उनकी नजर हर एक छात्र पर कुछ पलों के लिए ठहर जाती है। उनके शब्दों का असर होते ही कुर्सियों के खिसकने की आवाज से सन्नाटा टूटता है। चेनलिन बिना सोचे समझे खड़ी हो जाती है और उसके तुरंत बाद लुओ शियान और लुओ निंग भी खड़े होते हैं। वे समझ गए कि म्यूटेंट जानवरों से लड़ना ही उनकी किस्मत है। शायद भविष्य उम्मीद से पहले आ गया है। धीरे धीरे आधी क्लास खड़ी हो जाती है और देखती है कि वॉलंटियर्स की संख्या उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। वह सभी को मिलिट्री बेस के लिए रवाना होने की तैयारी करने का हुक्म देता है, जिससे कुछ हैरान छात्र पूछने लगते हैं कि क्या वे सचमुच अभी जा रहे हैं। इसका जवाब एक जोरदार हाँ है, क्योंकि इन टॉप 100 नए छात्रों को एकेडमी के सबसे बेहतरीन भविष्य के रूप में देखा जाता है। इस अचानक हुई घोषणा की वजह साफ थी। सेना पहले वॉलंटियर्स की पहचान करना चाहती थी ताकि भविष्य के विकास के लिए उन्हें हाई प्रायोरिटी दी जा सके। जो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए उन्हें एक दूसरा विकल्प भी दिया गया कि वे अभी के अभी स्पैरो एकेडमी को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। इस आखिरी चेतावनी के बाद बचे हुए 20 हिचकिचाते छात्रों में से आधे खड़े हो गए और जल्द ही जीफे गेट की तरफ बढ़े। वहां दर्जनों भारी सैन्य ट्रक इंतजार कर रहे थे और गंभीर चेहरे वाले सैनिक मुस्तैद खड़े थे। जैसे ही छात्रों ने गाड़ियों में चढ़ना शुरू किया, कभी गुलजार रहने वाली स्पैरो एकेडमी अचानक बेहद खाली खाली सी लगने लगी। काफिला रवाना होते ही ट्रक के अंदर जीफे ने ब्रीफिंग शुरू करने के लिए एक फाइल खोली। हमारा ठिकाना हंगवान मिलिट्री बेस है, जो 900 किलोमीटर दूर छोंगटियन सिटी से बिल्कुल विशाल बेलियन पर्वत श्रृंखला के किनारे पर है। यह श्रृंखला लाखों किलोमीटर में फैली है और स्कैनर बताते हैं कि इसके बाहरी हिस्से में भी हजारों की संख्या में लेवल 30 के म्यूटेंट जानवर भरे पड़े हैं। अगर वे और गहरे जाएंगे तो लेवल 40 और 50 के जीव भी उतनी ही तादाद में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल उनका काम सिर्फ बाहरी किनारों को साफ करना है। अब तक फ्रंटलाइंस ने भारी तादाद के सामने टिकने के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था, पर अब संतुलन बिगड़ रहा है। न जाने क्यों दुश्मन के हमले अब लगातार और आक्रामक हो चुके हैं। वे हमला करते हैं दिन रात और हर दिशा से, जिससे डिफेंस लाइंस टूटने की कगार पर पहुंच गई हैं। फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिक इतने कम हैं कि वे अकेले बाहरी इलाकों को साफ नहीं कर सकते। 9 घंटे के सफर के बाद ट्रांसपोर्ट ट्रक आखिरकार रुक जाते हैं। भारी स्टील के दरवाजे सरकते ही सामने काले लड़ाकू गियर पहने सैनिकों की कतारें दिखती हैं, जो एकदम सटीक फॉर्मेशन में खड़े थे, मानो खास तौर पर हमारे ग्रुप का ही इंतजार कर रहे हो। सभी सैनिक मिलकर सैल्यूट करते हैं, जिससे छात्र काफी प्रभावित होते हैं और तुरंत अपना लापरवाह रवैया छोड़ देते हैं। जीफे उन्हें मिशन अलॉटमेंट हब की ओर ले जाते हैं और चलते चलते वे अपने आसपास फैले इस विशाल मिलिट्री बेस को देखकर हैरान रह जाते हैं। हमें चारों तरफ किलेबंद तोपों की कतारें दिखाई देती हैं। जैसे ही ग्रुप मिशन हब पहुंचता है, महिला सैनिक काले रंग के स्मार्ट रिस्टबैंड बांटना शुरू कर देती हैं। ये डिवाइस बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम के रिकॉर्डर जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें खास मिशन और नक्शे की सुविधाएं भी दी गई हैं।
यहाँ एक खास डिस्ट्रेस बटन भी है। बस एक बार छूते ही मिलिट्री बेस को पहनने वाले की सटीक हालत का पता चल जाएगा। रेस्क्यू टीमें तुरंत रवाना की जाती हैं और आसपास के लोगों को भी अलर्ट मिल जाता है ताकि वे तुरंत मदद के लिए पहुंच सकें। तभी एक दोस्ताना एआई आवाज के साथ रिस्टबैंड चालू होता है जो छात्रों का स्वागत करता है और आगामी म्यूटेंट बीस्ट क्लीनअप में मदद की पेशकश करता है। नियम बेहद सीधे हैं। हर छात्र को अपनी बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए रोजाना कम से कम एक मिशन पूरा करना होगा। चूंकि हमारे हीरो ने आज का कोटा पूरा नहीं किया था, वह बड़ी स्क्रीन की तरफ बढ़ता है जहाँ अनगिनत काम दिख रहे थे। वह लिस्ट को ध्यान से देखता है और सोचता है कि तीसरे स्तर के प्रोफेशनल के लायक कुछ आसान मिशन चुनना ही ठीक रहेगा। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी की नजर महसूस होती है। पीछे मुड़ने पर उसे लुओ शियान और लुओ निंग उसकी तरफ बड़ी उम्मीदों भरी नजरों से देखते हुए मिलते हैं। वे काफी समय से उसका पीछा कर रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी मौजूदा ताकत के साथ अकेले जंगल में जाना खुदकुशी जैसा होगा। वो उन्हें देखकर मुस्कुराता है और साथ चलने को कहता है। आखिरकार उसने उनकी देखभाल करने का वादा किया था। यह देखकर फेंगी, जो खुद लुओ निंग को बुलाने की सोच रही थी, अचानक रुक जाती है। उसे थोड़ी जलन महसूस होती है। वह कहती है कि जंगल बेहद खतरनाक है और हादसे कभी भी हो सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें। मगर ली जोंगफेंग इस बात का मजाक उड़ाता है और उसे कोई और ढूंढने को कहकर अपनी क्लास की एक सपोर्ट गर्ल के साथ चला जाता है। वह चाओयांग को टोकता है कि वे स्पेशल क्लास के हैं और उन्हें डरपोक नहीं होना चाहिए। वह कुछ भरोसेमंद साथी ढूंढने की सलाह देता है ताकि मुसीबत आने पर वे डिस्ट्रेस बटन दबा सकें। वह यह भी कहता है कि अगर वे आस पास हुए तो शायद वे भी मदद कर देंगे। इससे फेंगी भीड़ के बीच अकेली रह जाती है। कुछ ही देर में हमारा हीरो 3 मिशन चुन लेता है। पागल जंगली सुअर, 2 दांतों वाले बाघ और लाल मगरमच्छों का खात्मा करना, जो 2 शोध किलोमीटर दूर हैं। इन म्यूटेंट्स की लोकेशन पर वी टाइप ड्रोन्स नजर रखते हैं जिन्हें फॉर्मेशन मास्टर्स ने सुधारा है और वे चप्पे चप्पे की तलाश करते हैं। चूंकि ये जीव बेहद अपने इलाके के पक्के होते हैं और दूर नहीं जाते, सेना ने सटीक योजना बनाई है। सेना ने ऐसी तैयारी की है जिससे छात्र आसानी से म्यूटेंट जानवरों का शिकार कर सकें और सुरक्षित रहें। उनकी जान की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए मिशन पर जाने वाले हर छात्र को 3 खतरनाक ग्रेनेड और 7 आर्मर पियर्सिंग गोलियों वाली एक ताकतवर पिस्तौल दी जा रही है। यह हथियार लेवल 20 के म्यूटेंट को घायल करने के लिए काफी है, लेकिन हमारे हीरो को अपने निशाने पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। सच कहूं तो उसने सादगी से काम लेने का फैसला किया और सिर्फ 3 धमाकेदार ग्रेनेड ही लिए। जब एआई ने पूछा कि क्या उसे फ्लैशलाइट की जरूरत है तो उसने हाँ कर दी और एक तेज सफेद रोशनी ने पूरे इलाके को चमका दिया। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में अधिकारी गंभीर थे क्योंकि एक माइक्रो ड्रोन ने दिखाया कि हमारे ग्रुप का रास्ता गलत है। वह सीधे लेवल 30 के इलाके में जा रहे थे। अफसर हैरान थे कि वे रुक क्यों नहीं रहे और उन्होंने उनका मिशन चार्ट मांगा। मॉनिटर्स की कमान संभालने वाली महिला ने घबराती आवाज में डिटेल्स पढ़ते हुए तेजी से कंसोल चलाया। उनके निशाने पर थे एक लेवल 33 का पागल काला लंगूर, लेवल 36 का 2 दांतों वाला बाघ और लेवल 39 का खूनी मगरमच्छ। ये सभी मिशन तीसरे स्तर की ताकत की मांग करते हैं और आखिरी वाला तो चौथे स्तर की मुश्किल के करीब है। वे शायद पागल हो गए हैं। प्रिंसिपल यांग हैरानी से अपना सिर पकड़ लेते हैं। ये स्काइलार्क का टॉप छात्र है, फिर भी महज लेवल 16 पर उसने यह कदम उठाया। अपने लेवल से 2 दर्जे ऊपर का मिशन लेना मौत को बुलावा देना है। लेकिन खतरों से खेलने वाले जीनियस दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ऐसे हुनरमंद ही इंसानों का भविष्य हैं। इसीलिए प्रिंसिपल उन्हें किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। वे तुरंत 4 हथियारबंद हेलीकॉप्टर को वहां भेजते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ होते ही वे उन्हें तुरंत बचा सकें। हालांकि वे एक ठंडी सांस भरते हैं कि उनका बेस पीछे न छूट जाए। तभी स्मार्ट रिस्टबैंड चेतावनी देता है कि वे पागल काले लंगूर के इलाके में घुस चुके हैं। अगले ही पल झाड़ियां हिलती हैं और एक विशाल सांप भयानक तेजी से लपकता है। यह जीव 4 मीटर मोटा और दर्जनों मीटर लंबा है, जो नुकीले और जहर टपकते दांतों के साथ अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। वह हमारे हीरो की तरफ अपना विशाल जबड़ा बढ़ाता है, जैसे उसे एक ही खूनी निवाले में निगल जाएगा। तभी वह तेजी से घूमता है और दोनों हाथों से सांप के जहरीले दांत पकड़ लेता है। 13 टन की ताकत से वे दांत तुरंत टूट जाते हैं। दर्द से तड़पते जीव का खून बिखरता है, पर वह उसे सांस लेने का मौका नहीं देता। उसके कदमों तले जमीन फटने लगती है। उसका साया धुंधला जाता है जब वह विशाल सांप पर हमला करता है। एक जोरदार मुक्के से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। सांप दर्द से फुसफुसाता है। उसकी ठंडी आंखें डर से कांप उठती हैं और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बस पीछे खींच लेता है। जीव के बेताब संघर्ष से जमीन कांप उठती है, पर सब बेकार जाता है। जैसे ही उसका मुक्का उसके सिर पर पड़ता है, सांप की खोपड़ी चकनाचूर हो जाती है और मांस और हड्डियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। फिर उसका जबड़ा पकड़कर वह बेरहमी से जीव के 2 टुकड़े कर देता है। लुओ शियान और लुओ निंग इस खौफनाक नजारे को देख कांप उठते हैं, जबकि हेडक्वार्टर में पूरे कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। इस बेतुकी बात से हर कोई हैरान है। वह सिर्फ लेवल 16 पर है, फिर भी उसने लेवल 29 के विशाल अजगर को धूल चटा दी। प्रिंसिपल यांग शाओ खामोशी से नीचे देखते हैं। वे अपने हाथ की फाइलों को बार बार चेक करते हैं ताकि कोई गलती न हो। दस्तावेजों में उसका प्रोफेशन साफ तौर पर समनर लिखा है, लेकिन तभी स्क्रीन से एक दहाड़ गूंजती है।
और कमरे को हिला देती है। माहौल भारी हो जाता है जब हम एक 50 मीटर ऊंचे तेंदुए जैसे वनमानुष को देखते हैं। उसकी मांसपेशियां फूली हुई हैं। लड़ाई के शोर से जाकर वह पहाड़ से नीचे कूदता है और गुस्से में उनकी तरफ झपटता है। यहीं से बात वाकई खतरनाक हो जाती है। ये पागल काला वनमानुष है जो किसी तरह लेवल 34 पर पहुंच गया है। म्यूटेंट जीवों के लिए हर 10 लेवल एक बहुत बड़ा विकास होता है। यह जीव उस अजगर को उतनी ही आसानी से कुचल सकता था। यांग शाओ सिर हिलाते हैं। उन्हें हमारे हीरो की जीत पर शक है। पूरी मानव जाति में बहुत कम लोग ताकत के इस बड़े अंतर को पाट सकते हैं। वे एहतियातन अपने रेडियो की तरफ हाथ बढ़ाते हैं ताकि हालात बिगड़ते ही हेलीकॉप्टर को आने का हुक्म दे सकें। तभी हमारे हीरो पर एक खूंखार साया मंडराने लगता है। इससे पहले कि वह अपना इनाम बटोर पाता, उस काले वनमानुष का विशाल मुक्का नीचे आता है, लेकिन वह बिना डरे अपनी तलवार निकाल लेता है। वह वनमानुष की लोहे जैसी सख्त मुट्ठी पर वार करता है जिससे हवा में झटके की तरंग दौड़ जाती है। फिर भी वह पूरी तरह सुरक्षित है। उसका चांदी का कवच वार को पूरी तरह सोख लेता है। काला वनमानुष दहाड़ता है और उसका शरीर 70 मीटर तक बढ़ जाता है। वह उसे मक्खी की तरह मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत उसके सिर के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है। तलवार ताने वो अपनी सर्वाइवल वाली स्किल एक्टिवेट करता है, जिसका इस्तेमाल वह अब हमले के लिए दूरी कम करने में कर रहा है। उसकी तलवार वनमानुष के सिर के पीछे चमकती है, लेकिन सिर्फ आधा मीटर गहरा घाव ही कर पाती है। दर्द से कराहते हुए वह विशाल जीव तुरंत अपना विशाल शरीर घुमाता है और पागलपन में अपने पंजे चलाता है, लेकिन वह हर वार से बचते हुए फिर से करीब आ जाता है और उसी जगह पर लगातार कई तेज वार करता है। जवाब में काला वनमानुष अपना भारी पैर उठाता है और नीचे पटकता है, जिससे धरती कांप उठती है। चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह कुछ ही दूरी पर सुरक्षित खड़ा है, दूर खड़ा है, यह महसूस करते हुए कि 13 टन की ताकत भी इस विशालकाय को गिराने के लिए काफी नहीं है। वह समझ जाता है कि वह अपने शारीरिक हमलों की सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए और देर न करते हुए वह अपनी ताकत बढ़ाता है और उसके हाथ में आधी असली और आधी जादुई दिखने वाली चमकदार तलवार आ जाती है। उस पर अनगिनत रहस्यमयी सफेद निशान बने हैं जो प्राचीन और गहरे दिखते हैं। ऊर्जा का इस्तेमाल करते ही उसकी मानसिक शक्ति खींचने लगती है। अचानक आई थकान से उसका सिर भारी हो जाता है, फिर भी वह धीरे से हाथ उठाता है। उसी पल काले वनमानुष के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खौफ से घबराकर वह जीव अपने दिमाग पर मंडराते एक अदृश्य जानलेवा खतरे को महसूस करता है। वह बहुत देर होने से पहले लड़ाई खत्म करने के लिए आगे झपटता है, लेकिन उसका हाथ पहले ही नीचे आ चुका होता है और वह जादुई तलवार बिना किसी आवाज या निशान के वनमानुष के शरीर के पार हो जाती है। वह विशाल शरीर भयंकर आवाज के साथ ढह जाता है। जब हवा धूल साफ करती है तब उसका शरीर सुरक्षित रहता है, पर उसकी आत्मा पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। उसने उसे एक ही बार में मार दिया। वह अपनी तलवार वापस रख लेता है, ये जानते हुए कि इस वनमानुष का खौफ बाकी म्यूटेंट जीवों को दूर रखेगा। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई कि मदद के लिए भेजे गए हथियारबंद हेलीकॉप्टर बिना कुछ किए वापस लौट गए। हेडक्वार्टर में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हर कोई स्क्रीन को घूर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ। यांग शाओ गहरी सोच में है। कुछ देर सोचने के बाद प्रिंसिपल को एहसास होता है कि यह जरूर कोई दुर्लभ दिमागी कौशल है जो उनकी दुनिया में बेहद दुर्लभ है। लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करती है वह है हमारे हीरो की ताकत, जिसने 18 लेवल के अंतर को पाटकर वनमानुष के गुस्से का डटकर मुकाबला किया। सच कहें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसने किसी खास चाल का इस्तेमाल किया। यह उसकी सामान्य और सहज ताकत लग रही थी। ताकत का यही अटूट स्तर उसे दूसरों से अलग करता है। जितने भी अफगान योद्धा हमने देखे हैं, अगर वह 2 बड़े रैंक पार करने के बाद भी इस ताकत को बनाए रखता है तो वह यकीनन जंग के मैदान में एलियन नस्लों के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। उत्साह से धड़कते दिल के साथ यांग शाओ कमांड सेंटर से बाहर निकलते हैं और एक छोटे अनजाने कमरे की ओर बढ़ते हैं। वे दरवाजा बंद करके सुरक्षा के कई स्तरों को चालू करते हैं और एक सुरक्षित डिवाइस निकालकर हाई लेवल रिपोर्ट करते हैं। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार एक आवाज गूंजती है जो गहरी चिंता जताती है कि शायद वे ऐसे हुनर को बचा न सकें जब तक वह बढ़ रहा है। भाई जांग, मैं साफ कर दूं कि वो कितना मजबूत है। अगर हम दोनों भी मिल जाएं तो भी वो हमें आसानी से धूल चटा सकता है। यांग शाओ बेबसी से बोले। यह सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई कि यह वाकई अविश्वसनीय है। उन्हें डर था कि पूरी मानव जाति भी उसे एलियन हत्यारों से नहीं बचा पाएगी, भले ही वह लड़का उन्हें एक हाथ से कुचल दे। वह आवाज बाकी महारथियों से बात करने पर सहमत हुई। इस बीच लुओशियान ने उत्साह से उस काले वनमानुष की विशाल लाश को देखा और चिल्लाया कि हमें मिंग के जहर की जरूरत भी नहीं पड़ी लेवल 34 के म्यूटेंट जीव को हराने के लिए। लिन की ताकत देखकर हमारा हीरो बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिया। हालांकि कुछ ही पल बाद उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने पहले मारे गए जीवों से मिले कुछ लाइफ क्रिस्टल्स निकाले और उन्हें आगे बढ़ाया। उसने उन सबको काली आग में फेंक दिया, यह देखते हुए कि हर क्रिस्टल से कम एक बूंद रस मिलता है। उसकी आंखें चमक उठी जब उसे अपनी इवोल्यूशन वैल्यू को तेजी से बढ़ाने का तरीका मिल गया। फिर वह ग्रुप को जंगल के अंदर ले गया। आधे घंटे बाद एक 30 मीटर का विशाल बाघ बाहर निकला, जिसके दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, मिंग की गहरी आंखों ने उसे घूर लिया। वह जीव डर के मारे पल भर के लिए सुन्न हो गया और जमीन
फटने लगी। हाइमिंग तुरंत अपने पंजे फैलाकर उस बाघ के सामने आ गया। एक भयानक वार के साथ वह विशाल बाघ उड़ता हुआ कई बड़े पेड़ों को तोड़ते हुए दूर जा गिरा और उसके चेहरे पर गहरे घाव बन गए जिनसे खून बहने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, पेइमिंग उसके ऊपर खड़ा हो चुका था। कुछ ही सेकंड में वो विशाल बाघ पूरी तरह से काली आग में समा गया। इस भयानक नजारे ने कमांड सेंटर को हैरान कर दिया। कुछ लोगों को स्क्रीन पर उसकी आंखें देखकर ही कंपकंपी छूट गई, मानो खुद मौत उन्हें घूर रही हो। यांग शाओ के चेहरे पर नए दौर के आगे बढ़ने का भाव दिखा। जब वे पहाड़ों से आगे बढ़े तो 1 घंटे बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां लेवल 30 के जीव भरे पड़े थे, पर कोई भी हाइमिंग की भारी मौजूदगी के कारण पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी 100 मीटर लंबे खून जैसे लाल मगरमच्छ ने आंखें खोली और चेतावनी देने के लिए अपनी खूंखार आभा फैलाई। जवाब में मिंग ने अपने नुकीले दांत दिखाए। उसकी अपनी खौफनाक आभा मगरमच्छ से कहीं ज्यादा तेज होकर भड़क उठी। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा और वह लगभग 300 मीटर का हो गया, जिससे मगरमच्छ पूरी तरह सहम गया। उसके बढ़ते ही हर कदम से जमीन कांपने लगी और मिंग गहरे काले रंग की लपटों से घिर गया। उसके पंजे एक डरावनी रोशनी के साथ बाहर निकल आए। उसके बालों के ऊपर सोने का एक घेरा धीरे धीरे उठा जो एक अटूट इरादे को दर्शा रहा था, भले ही मगरमच्छ ने। और उसके नुकीले दांतों वाला विशाल जबड़ा उस सुनहरी रोशनी के सामने बंद नहीं हो पाता। हेमिंग बेरुखी से देखता है और अपने बेरहम पंजों को पूरी ताकत से नीचे बरसा देता है। हमले से अनगिनत लाल खूनी खाल उखड़ जाती है और कच्चा मांस दिखने लगता है। मगरमच्छ गुस्से में दहाड़ता है और अपनी भारी खूनी पूंछ को भयानक रफ्तार से चारों तरफ घुमाता है। यह पूंछ है मिंग की तरफ इतनी तेज हवा के साथ बढ़ती है जो जमीन में 4 गहरे गड्ढे कर देती है। जैसे तैसे वह खुद को संभालता है, मगरमच्छ तुरंत अपने अगले पैरों से आगे झपटता है। वह मिंग को चबाकर पीछे झील में खींचना चाहता है। पलक झपकते ही पानी की विशाल लहरें उठती हैं और दोनों महादानव झील की गहराइयों में ओझल हो जाते हैं। वहाँ एक भयानक जंग शुरू होती है। गहराइयों में एक जानलेवा संघर्ष छिड़ जाता है। कुछ ही मिनटों की लड़ाई के बाद विशाल झील का पानी साफ तौर पर कम हो जाता है। तभी अचानक पानी को चीरते हुए एक काला भेड़िया बाहर कूदता है। उसका लगभग 300 मीटर लंबा शरीर एक भारी दबाव पैदा करता है। उसके चारों ओर का खौफनाक प्रभामंडल किसी को भी डराने के लिए काफी है। हालांकि हेमिंग उन पर हमला नहीं करेगा, फिर भी लुओशिन और लुओनिंग अपने भीतर के डर को नहीं रोक पाते। सच कहें तो कमांड सेंटर का भी यही हाल है। रही बात उस विशाल मगरमच्छ की, तो उसे इस कदर खत्म किया गया कि नामो निशान नहीं बचा। तभी एआई कलाई पर बंधे डिवाइस के एआई ने घोषणा की कि सारे काम पूरे हो चुके हैं। वे अब अपना काम जमा करने मिलिट्री बेस के रिसेप्शन पर लौट सकते हैं। जब तक वे वापस लौटे रात का 1 बज चुका था। हमारा हीरो शांति से रिसेप्शन एरिया में जाता है और मिशन सौंपने के लिए एक महिला सैनिक से मिलता है। वह हैरान होकर पूछती है कि क्या सच में उन्होंने इसे पूरा कर लिया। वहाँ बांटने के लिए 2 100 पॉइंट्स हैं। वह पूछती है कि इनाम को टीम में कैसे बांटना है। एआई से वीडियो सबूत दिखाने के बाद वह निर्देश मानकर बाकी दोनों को पॉइंट्स ट्रांसफर कर देता है। हालांकि जब उसकी नजर लुओ जियान पर पड़ती है तो उसे एहसास होता है कि लुओ जियान और लुओनिंग को साथ रखना न सिर्फ धीमा है बल्कि यह उन्हें असली संघर्ष से मजबूत बनने से भी रोकता है। ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि उनके लिए एक बेहतर टीम ढूंढी जाए। उसके जाने के तुरंत बाद रिसेप्शन पर लगा एआई स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाता है। उस पर लिखा था यूनिक एकेडमी फ्रेशमैन लेवल 16 समनर 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स रैंक 12 145। यह अपडेट सिर्फ होंगगुआन बेस पर ही नहीं दिखता बल्कि अन्य सभी बेसों पर भी जहां तमाम अकादमियां इकट्ठा थीं। यही जानकारी स्क्रीन पर उभरने लगती है। इसी पल रिसेप्शन के पास खड़े कई छात्र हैरान होकर स्क्रीन देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर यह कौन है। एक बार में 100 पॉइंट्स हासिल करने का मतलब है कि उसने जरूर कम से कम 2 रैंक 3 के मिशन पूरे किए होंगे, जबकि वह सिर्फ नया छात्र है। एक छात्र बड़बड़ाता है कि उसके खुद के पॉइंट्स अभी सिंगल डिजिट में हैं, जबकि दूसरा कहता है कि वह सिर्फ रैंक 1 के मिशन लेता है। ये म्यूटेटेड जीव बेहद खतरनाक हैं। लेवल का फायदा होने पर भी वे हावी हो जाते हैं, जिससे लेवल 16 पर 100 पॉइंट्स पाना नामुमकिन लगता है। अभी तो ज्यादातर सीनियर छात्रों के पास भी कुछ ही पॉइंट्स हैं और किसी नए छात्र का दहाई तक पहुंचना बहुत दुर्लभ बात है। उनके हैरान होने की वजह साफ थी। लेवल 16 के नए छात्र ने किसी तरह 2 म्यूटेटेड जीवों को मार गिराया था जो लेवल 30 से ऊपर के थे। इसी बीच लुओशांग बेस पर फोंगी लेवल 60 के दानव को मारने पर चर्चा कर रहा था। तभी उसकी नजर लीडर बोर्ड पर पड़ी और वो हैरान रह गया। वह धीरे से बुदबुदाता है कि यह नामुमकिन है, जिससे पास खड़े कुछ इंस्ट्रक्टर्स का ध्यान उस पर जाता है। वे उसकी नजर का पीछा करते हुए पूछते हैं कि क्या वह इस छात्र को जानता है, क्योंकि पहले ही दिन 100 पॉइंट्स लाना अजीब है। फोंगी समझाता है कि यह वही रंगरूट है जिसे खोने का उसे अफसोस था। जीएफए एकेडमी ने उसे रोकने के लिए बहुत बड़ी कीमत दी थी, वरना वह उनकी अपनी बायलोंग एकेडमी का छात्र होता। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर समझ जाते हैं कि वे किसकी बात कर रहे हैं। हालांकि कोई सिर हिलाते हुए कहता है कि जरूर उसे किसी ताकतवर सीनियर ने मदद की होगी, क्योंकि इतने पॉइंट्स कमाने का कोई और रास्ता नहीं है। वे सहमत होते हैं कि हालांकि यह बेहतरीन है, फिर भी ऐसे बर्ताव को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। यह अभियान खुद को मजबूत बनाने के लिए है, न कि सिर्फ जानवरों को रोकने के लिए।
क्योंकि स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए उनका मानना है कि असली ताकत के बिना सिर्फ रैंक पर ध्यान देना बेकार है। फोंगी आ भरता है क्योंकि उसे लड़के से उम्मीदें थीं। तभी शाओ युनजू बताता है कि लेवल 33 के जीव को मारने में कितनी मेहनत लगी। शाओ युनशेंग शांत आवाज में बात करता है। फोंगी के चेहरे के भाव बदलते हैं क्योंकि वह इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर दंग है। लेवल 17 पर लेवल 33 के जीव को मार गिराना वाकई हैरान करने वाला है। इससे साबित होता है कि इस साल के जीनियस कमाल कर रहे हैं। शाओ युनशेंग इंस्ट्रक्टर से कहता है कि चिंता न करें, भले ही यहाँ दिग्गजों की भीड़ हो, वह हमेशा अजेय रहेगा और विरोधियों को कुचल देगा। वह इंसानी जाति के सिंहासन पर राज करना चाहता है। लेकिन तभी उसकी नजर इंस्ट्रक्टर्स पर पड़ती है जो चुपचाप अपना चेहरा छिपा रहे हैं। अचानक उसकी नजर बड़ी स्क्रीन पर लिखे नाम पर पड़ती है। उसका चेहरा हैरानी से जम जाता है। वह सोचता है कि कोई उससे ज्यादा आक्रामक कैसे हो सकता है, क्योंकि आर्मर्ड लिजार्ड को मारने के बाद भी 100 पॉइंट्स पाना नामुमकिन लगता है। शाओ युनजू को असमंजस में देखकर फोंगी लाचारी से समझाता है कि उन्हें शक है कि लड़के को सीनियर्स ने सहारा दिया होगा, इसलिए वो परेशान न हो। शाओ युन शुई राहत की सांस लेता है। हालांकि अपनी दूसरी जॉब ट्रांजिशन खोज पूरी करने की उसकी खुशी अब फीकी पड़ गई है। फोंगी को अलविदा कहकर वह मजबूती से पहाड़ों की ओर चल देता है जो अब अंधेरे में डूबे हैं। हमारी कहानी अब दूसरी तरफ मुड़ती है। हमारा मुख्य किरदार अपने रूममेट्स के साथ बारबेक्यू खाने हॉस्टल लौटता है और लुओ जियान और लुओ निंग को उनकी मदद करने का काम देता है। जैसे ही वो प्रवेश करता है, पहाड़ों में एक महिला अधिकारी यांग शाओ को चिल्लाकर बताती है कि उस लड़के ने रैंक 4 का मुश्किल मिशन ले लिया है। यह सुनकर यांग शाओ हैरान रह जाता है। उसे ताज्जुब है कि 2 रैंक कूदना काफी नहीं था इस महत्वाकांक्षी युवक के लिए। ऐसा लगता है कि वह लेवल 40 के राक्षसों का सामना करके 3 रैंक कूदना चाहता है। इस स्तर पर मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। वहाँ हमला करने वाले हेलीकॉप्टर का पूरा वॉर भी इन जीवों की खाल को खरोंच नहीं सकता। इसलिए वे युन एकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स को खबर करने का फैसला करते हैं ताकि कोई उसके पीछे जा सके, क्योंकि चिनलिन के साथ कुछ बुरा होने का डर था। वे अलर्ट भेजते हैं स्मार्ट रिस्टबैंड के जरिए तीनों इंस्ट्रक्टर्स को। संदेश बेस पर मौजूद मेंटर तक पहुंचता है ठीक उसी समय जब अंधेरे में लेवल 44 का एक विशाल 3 सिर वाला सांप जानलेवा चेतावनी देता है। वह चुपचाप अपनी एक रहस्यमयी पारदर्शी तलवार निकालता है जो 1 मीटर से ज्यादा लंबी है। वह हल्की घातक रोशनी से चमकती है। जैसे ही वह धीरे से हाथ उठाता है और नीचे चलाता है, सांप की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं क्योंकि उसे अपनी तरफ आती अदृश्य मौत का एहसास हो जाता है। 1 सेकंड बाद सबसे बाईं तरफ का सिर चीखते हुए ठंडी चट्टानों पर बेजान गिर पड़ता है। बाकी के दोनों सिर अपने साथी को हिलाते हैं और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वे खौफ से कांप उठते हैं। फिर वह मिंग को हमला करने का आदेश देता है और वह जीव दहाड़ते हुए अपने शरीर को बढ़ाने लगता है लगभग 300 मीटर तक, जिस पर काली लपटें लिपटी हैं। इस ताकत को महसूस कर वह 3 सिर वाला सांप बैंगनी जहर उगलने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन हैमिंग सीधा आगे बढ़ता है। वो अपने दांतों को बीच वाले सिर में गड्ढा देता है और उसे जमीन पर दे मारता है, जबकि बचा हुआ सिर अपने साथी को नष्ट होते देखता है। तीसरा सिर है मिंग के मांस में दांत गड्ढा कर जहर छोड़ने लगता है जो उसके खास अंगों की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि अपनी बेजोड़ ताकत के दम पर है मिंग जहर झेल जाता है और उसके पंजे काली रोशनी से चमककर उस सिर को एक तरफ दे मारते हैं। उसी पल शिनलिन अपनी जादुई तलवार निकालता है और गायब होकर 3 सिर वाले सांप के सामने आ जाता है। वह तलवार उसके मांस में घोंप देता है जिससे सांप दर्द से कराह उठता है। उसका जहर बाहर बहने लगता है। तभी काली लपटों से घिरा एक विशाल पंजा उसे जमीन पर पटकने के लिए नीचे आता है। सांप की 30 मीटर मोटी भारी पूंछ आंधी की तरह हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है और जैसे ही शिनलिन उसे रोकता है वो मिसाइल की तरह नीचे जा गिरता है। ये देखकर है मिंग गुस्से से पागल हो जाता है। उसके पंजे काली रोशनी से चमकते हैं और हवा को चीरने लगते हैं, मानो आसमान को फाड़ देंगे। उस जीव के सख्त तराश कागज की तरह कट जाते हैं और गहरे घाव बन जाते हैं। इसके बाद है मिंग बेरहमी से उसके दूसरे गले पर हमला करता है। वह उसकी गर्दन को इस तरह चबाता है जैसे वह सिर को धड़ से अलग करना चाहता हो। 200 मीटर लंबे इन विशाल जीवों की जंग से पूरी धरती हिल उठती है, धूल उड़ती है और पत्थर बिखर जाते हैं। तभी शिनलिन बिना किसी खरोंच के धूल से बाहर निकलता है। यह साबित करता है कि उसका सिल्वर बटरफ्लाई डिफेंस हमेशा की तरह पक्का है। दोनों महाकाय जीवों को उग्र होते देख वह पास की चट्टान पर बैठ गया ताकि हाइमिंग दुश्मन को थका सके, जो सच में समझदारी भरा था। तभी सफेद आर्मर पहने जोंगवेवा नाम की एक लंबी महिला दबे पांव पास आती है, लेकिन चनलिन उससे भी तेज निकला और बिजली की फुर्ती से अपनी तलवार निकालकर हमला कर दिया। रफ्तार से किया। जोंगवियोन सदमे में रह गई क्योंकि तलवार का भारी दबाव उसे चौंका गया। लेवल 59 की प्रोफेशनल होने के बावजूद उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी, जिससे चिनलिन ने पूछा कि उसकी इंस्ट्रक्टर यहाँ क्यों आई है। जोंगवेहुआ ने अपनी कांपती उंगलियां छिपाई और शांति से कहा कि वह बस वहां से गुजर रही थी। इस माहौल में यह कहानी झूठी लगती थी। उसने बताया कि उसने एक तेज हलचल सुनी और जांच करने चली आई। तभी 30 मीटर लंबा सांप का सिर आसमान से जोरदार धमाके के साथ गिरा। धूल का गुबार उड़ा, मीलों तक दहाड़ गूंजी और हमने हाइमिंग को खड़ा देखा 3 सिर वाले सांप की लाश पर शान से खड़ा।
काली लपटें तेजी से उस शरीर को खा रही थीं और उसे एनर्जी और प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स में बदल रही थीं, जिससे हाइमिंग का आकार 300 मीटर से बड़ा हो गया। वह तबाही का एक असली दैत्य लग रहा था। जांग हुआ उसे हैरानी से देखती रही। उस खौफनाक आभा से उसकी रूह कांप उठी, जो मानो सब कुछ निगलने वाली थी। इस बीच कमांड सेंटर में हड़कंप मच गया और यांग शाओ भी हिल गया। वह हैरान था कि इस नौजवान ने यह कर दिखाया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह डबल एस रैंक की प्रतिभा वाले लोगों से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जो सचमुच एक खौफनाक सोच थी। हवा में तैरते काले आग के सांप वापस हाइमिंग में समा गए, जो सिकुड़कर चिनलिन के पास आराम करने लगा। तभी जंगुया ने उसे चेतावनी देते हुए अपना ख्याल रखने को कहा और चली गई। इसके बाद चिनलिन अपना नक्शा देखकर सफर जारी रखने के लिए फिर से हाइमिंग पर सवार हो गया। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि 3 सिर वाले सांप और उसकी लाइफ क्रिस्टल को निगलने के बाद हाइमिंग 1 मीटर और बड़ा हो गया, जबकि एवोल्यूशन पॉइंट्स 10 बढ़ गए। इस रफ्तार से उसे दोबारा विकसित होने में बस 4-5 दिन ही लगेंगे, जो उसके पूरे वजूद को बदल देगा। उसका लाइफ लेवल जल्द ही एक हाई लेवल समन जितना हो जाएगा और टैलेंट पूरी तरह ए रैंक में अपग्रेड हो जाएगा, जिससे उसकी ताकत खौफनाक हो जाएगी। तभी अचानक दूर जोरदार हंगामा हुआ और दहाड़ के साथ एक जंगली सांड आगे बढ़ा। उसका शरीर गहरे पीले रंग के मोटे स्केल से ढका था और सींग 30 मीटर से भी लंबे थे। उसके नीचे जमीन थरथरा उठी और फटने लगी। यह हमारा दूसरा शिकार था, लेवल 45 का एंटेलर्ड बुल। इसे देखकर शुनलिन बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और अपना स्पेल पढ़ दिया। उधर हीमिंग दहाड़ा और उसका आकार फिर तेजी से बढ़ने लगा। काली लपटें भड़क उठी और सुनहरी रोशनी चमकी, क्योंकि वह फुल कॉम्बैट मोड में आ गया था। जैसे ही सांड के नुकीले सिंगों ने हमला किया, हीमिंग ने रोकने के लिए अपने चारों पैर आगे कर दिए, लेकिन उस झटके ने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे जमीन पर गहरे निशान बन गए। पलक झपकते ही दोनों जीव हजारों मीटर दूर चले गए, जिससे हवा में उड़ रहे ड्रोन्स को पीछा करने के लिए रफ्तार बढ़ानी पड़ी। कमांड सेंटर में यांग शाओ ने तुरंत रास्ते के सभी छात्रों को हटने का आदेश दिया, क्योंकि चनलिन का समन किसी की परवाह नहीं करेगा। ऑफिसर ली ने तुरंत कार्रवाई की। मैदान पर हेमिंग के पंजे काली रोशनी से चमके और उसने इतनी ताकत लगाई कि सांड को पलट दिया। धूल के गुबार के बीच उसका भारी शरीर जमीन पर जा गिरा। तभी 5 छात्रों की टीम, जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां थीं, जान बचाकर भागी। कुछ 100 मीटर दूर जाने पर उन्होंने हैरान होकर पीछे देखा और समझा कि उन्हें भागने के लिए क्यों कहा गया था। कहा कि जहां एक जीव लेवल 45 का है, वहीं दूसरा सिर्फ लेवल 16 का है, जो नामुमकिन लगता था। वे पांचों अचर से यह देख रहे थे। तभी पास ही तैनात एक नई महिला इंस्ट्रक्टर को हलचल का एहसास हुआ और वो बीच में आने लगी। लेकिन तभी जांगुए ने चुपचाप उसका रास्ता रोक दिया और बताया कि यह सिर्फ स्काईलार्क एकेडमी के पहले साल के छात्र का समन है। वह इंस्ट्रक्टर दंग रह गई और उसने हैरान होकर पूछा कि क्या जोंगुए किसी नए छात्र के पास इतनी ताकत होने का मजाक उड़ा रही हैं। यह देखकर जोंगुए के चेहरे पर गर्व की एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसने खुद को शांत रखा और चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कहा कि ग्रेट सिया की एक टॉप एकेडमी से इसी बेहतरीन स्तर की उम्मीद की जानी चाहिए। महिला इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि क्या वो राजधानी की हानजिन लियांग है, लेकिन जोंग विवा का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया और उसने गला साफ करते हुए कहा कि चूंकि जीन ली योंग और जी फे बचपन के दोस्त हैं, इसलिए यह छात्र लगभग उसका ही है, जो उसे बिल्कुल सही लगा। वह इंस्ट्रक्टर जलन से देखती रही और आधे घंटे बाद हेमिंग ने सांड को खाना खत्म किया और चारों तरफ देखा। मालिक का कोई सुराग न पाकर वह पीछे भागा और जल्दी उसने चिनलिन को 50 मीटर ऊंचे मेंढक से बचते देखा, जिससे वह गुस्से से तमतमा उठा और पलक झपकते ही आगे झपटकर अपने पंजों के एक खौफनाक वार से उस लेवल 36 के म्यूटेटेड जीव को मार डाला। शनलिन ने राहत की सांस ली और एक रिकवरी स्पेल पड़ा। आधे घंटे आराम करने के बाद दोनों लेवल 40 के शिकार खोजने निकल पड़े। 2 मिशन पूरे होने के बावजूद उसने वापस कलेक्शन पॉइंट पर न जाने का फैसला किया, क्योंकि वापसी का सफर बहुत ज्यादा वक्त लेता। कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खोना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि प्राथमिकता हाइमिंग को विकसित करना और खुद लेवल 20 पर पहुंचना था। इंसानों के बुरे हालात को जानते हुए उसे लगातार एक बेचैनी महसूस होती थी। जैसे ही रात हुई और पहाड़ियों में दहाड़ गूंजी, हमने हाइमिंग को एक खौफनाक आभा के बीच खड़ा देखा, जिसके पैर मजबूती से लेवल 42 के 2 म्यूटेटेड जीवों की लाशों पर टिके थे। हमने उन लाशों को हाइमिंग के शरीर में समाते देखा। वह हाँफ रहा था और उसकी दिमागी ऊर्जा सीमा पार कर चुकी थी कि उसके रिकवरी स्पेल्स भी काम नहीं कर रहे थे। उसका दिमाग थकान से धुंधला था और बदन दर्द से चीख रहा था। उसने अभी अपने शरीर से हाइमिंग को म्यूटेटेड जीव से बचाया था, जिसने लगभग उसकी जान ही ले ली होती, लेकिन यह खतरा फायदेमंद रहा। दिन के खत्म होने तक उन्होंने 15 म्यूटेटेड जीवों को मार गिराया था, जो सभी लेवल 40 से ऊपर के थे। हाइमिंग का आकार 6 मीटर और उसका स्टेमिना आखिरकार 300 पार कर गया। अगर वे उस एंटेलर्ड बुल का दोबारा सामना करते तो वह 10 मिनट में ढेर हो जाता। ये पास के लेवल 42 के जीव उसके सामने टिक नहीं पाए। उसके एवोल्यूशन पॉइंट्स अब पूरे होने के करीब और 20 कराए थे, और गोल्यूशन पॉइंट से इसके सामने पॉइंट से और फॉरेस्ट के सामने पॉइंट से उसके सामने पॉइंट से करीब है, और गोले के आले के लेवल इसके जीव इसके सामने टिक नहीं पाए और गोले के भी 20 थे। जब वह आखिरकार हंगवन बेस लौटा तो सैनिकों की राहत साफ दिख रही थी। ऑफिसर यू ने अपना थूक निगला और अपनी हैरानी छिपा नहीं पाए। यह सचमुच अविश्वसनीय था।
एक ही दिन में 15 हाई लेवल जीव इस बड़े पैमाने पर किए गए संहार ने सबको अवाक कर दिया। यह एक ऐसा प्रदर्शन था जो समझ से परे था, यहाँ तक कि उसकी जैसी साख वाले इंसान के लिए भी। यह उस शख्स की ताकत थी जो 3 साल पहले पूर्वी क्षेत्र का टॉप स्कॉलर था। इस बीच ऑफिसर यू ने दूसरे बेसों की स्थिति जांचनी शुरू की कि लुओशियांग बेस पर, जहां बेलोंग और कई अन्य एकेडमियां थीं, छात्रों का सबसे ज्यादा योगदान 1000 अंक था। नानयून एकेडमी 890 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर थी, जबकि पश्चिम की चिंगतियन एकेडमी 850 पर थी। इस बड़े अभियान में 100 से अधिक एकेडमियां शामिल थीं, जो दर्जनों सैन्य बेसों में फैली थीं, और उन्होंने विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में अपनी सफाई शुरू की, जहां म्यूटेटेड जीव सबसे ज्यादा और खतरनाक थे। योजना यह थी कि कई महीनों तक आसपास के इलाकों को साफ किया जाए, जब तक कि जीवों की आबादी शहरों के लिए खतरा न रहे। हम प्रिंसिपल यांग को इस भारी अंतर को देखकर माथा सिकोड़ते हुए देखते हैं। न केवल टॉप छात्र बहुत आगे था, बल्कि ल्यूशियांग बेस की प्रगति भी कोसों आगे थी। प्रिंसिपल यांग ने ऑफिसर से कहा कि चूंकि बेलोंग एकेडमी हमेशा नंबर 1 पर रही है, इसलिए ज्यादातर छात्र स्वाभाविक रूप से वहीं जाना चाहते हैं। इस नई पीढ़ी में जीनियस लोगों की जैसे बाढ़ आ गई है। इस स्तर की प्रतिभा को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके बीच मुकाबला कितना खौफनाक होगा। उनमें से हर एक खुद को सीमा तक धकेल रहा था, ताकि इस दौर में खुद को साबित कर सके। और जैसे जैसे वे लड़ते हैं, हमारी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।